नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और आज हम जो पेपर सॉल्यूशन जिसका करने जा रहे हैं वो सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था 9 सितंबर को 2024 में संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए ये पेपर था। इसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले दो पेपर 2016 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, जो 2014 में निकली थी, उसका सॉल्यूशन हमने करवा रखा है। फिर 2021 में जो पेपर हुआ था, बहुत ही तगड़ा पेपर जो आया था, उसका भी डिटेल में सॉल्यूशन करवा रखा है। फिर 2023 में जो हाल ही में जो भर्ती हुई है, जिसकी भी प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके भी सॉल्यूशन हमने हमारे चैनल पे करवा चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो 6 पेपर तो ये हमने करवा दिए। अब 2 पेपर ये संस्कृत शिक्षा विभाग में हिंदी साहित्य के लिए जो वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसके पेपर और करवा के टोटल 8 पेपर हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा चुके होंगे। तो ये आपके लिए जो भी आगे आने वाली वैकेंसी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों ना हो, सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। क्योंकि आरपीएससी के जो है ना पीवाईबी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आरपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है, पूरे भारत में कहीं पर भी आरपीएससी के अलावा स्टैंडर्ड किसी ने मेंटेन नहीं कर रखा। इतना बढ़िया पेपर जो बनाती है आरपीएससी, शायद ही कोई बनाता हो। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। देखो, मार्क्सवादी आलोचक यहाँ पे 2 प्रकार से प्रश्न बनता है मार्क्सवादी आलोचकों के लिए। एक तो हो सकता है वो पूछ ले कि भारतीय मार्क्सवादी आलोचक में पूछ ले वो, ठीक है, जैसे रामविलास शर्मा, ठीक है, प्रभाकर माचवे, ठीक है। तो आपको तो ये पूरे भारत के जितने भी है ना मार्क्सवादी आलोचक, एक तो ये याद करने हैं आपको। दूसरा, विदेशी जितने भी थे लेखक, जैसे कोडवेल, फोक्स, लुकाल, एंगेल्स, ठीक है, खुद मार्क्स, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। रैनसम जो है वो आंसर के अनुसार रैनसम जो है वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इसलिए सही उत्तर 2 हो जाएगा अपना। मार्क्सवादी आलोचक तो आपको याद करने ही है पाश्चात्य के, साथ में आप उत्तर आधुनिक लेखक भी याद कर लेना, ये याद रखना, उत्तर आधुनिक लेखक भी आपको याद करना है। कुछ भी हो जाए, जितने भी उत्तर आधुनिक के आलोचक है, लेखक है ना, वो आपको याद करना है। ये प्रश्न पूछा जाता है, श्योर है। इलियट के अनुसार किसी कवि का मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखो, इलियट जो है ना वो परंपरा का समर्थन जरूर करता है, परंपरा का खंडन नहीं करते हैं। और परंपरा को पाने के लिए वो कहते हैं कि परंपरा जो है वो सायास प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए अनायास प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, ठीक है ना। सायास प्राप्त होती है यानी कि प्रयास करना पड़ता है। और वो चाहते हैं कि परंपरा में जो रचनाएं पहले लिखी गई है उनको जरूर पढ़ें, अर्थात दिवंगित कवियों की सापेक्षता में ही मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। कि आपने जो आज रामचरितमानस लिखी है, इसको हम रामचरितमानस तुलसी की तुलना करें, फिर उसको मूल्य निर्धारण करें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है तो उसकी तुलना जो है वो वाल्मीकि रामायण से करें, फिर उसका मूल्य निर्धारण करें। तो इलियट का ये मत था। तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पे सूची दी हुई है कि किस कवि का कौन सा मत है मिलान करना है। अरस्तु जो थे वो प्लेटो से उल्टा कहते थे और कहते थे कि कला जो है प्रकृति की अनुकृति है, जबकि प्लेटो कहते थे कि कला जो है प्रकृति की नकल है, ठीक है ना, और सत्य से दोगुनी दूर है। पर वो कहते हैं कि नहीं, कला जो है नकल नहीं है बल्कि सृजन कार्य है और प्रकृति की अनुकृति है। तो ये तीसरा वाला कथन अरस्तु का हो जाएगा सही। क्रोचे क्या कहते हैं? क्रोचे कहते हैं कि कला जो है वो आंतरिक वस्तु है, भौतिक जगत से इसका कोई लेना देना नहीं है, और आंतरिक होने के साथ साथ जो कला है वो अखंड भी है, अर्थात कला का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, कला को और ज्यादा तोड़कर हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। बी में 1 हो जाएगा। सी है, भाषा मानव मन का शास्त्रागार होता है जिसके उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। ये कोलरिज का कथन है, ये कल्पना सिद्धांत के जो बनाने वाले थे, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कोलरिज का ये मत है कि भाषा जो है मानव मन का शस्त्रागार होता है, ठीक है ना। इलियट वही है जो कहते हैं कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है, ठीक है ना। इंडिविजुअल टैलेंट वाला जो इनका निबंध है उसमें ये इन्होंने दिया था कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन हु राइट एंड हु सफर, कि जो लिखता है और जो भोगता है, इनकी जो लिख रहा है और जो भोग रहा है, उन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी श्रेष्ठ कृति निकल कर बाहर आएगी। तो ये जो कवि व्यक्तित्व से पलायन है, ठीक है ना, यानी कि अपने आप से दूर रहकर, यानी कि अपने आप का अपना जो निजी व्यक्तित्व है ना उसको रचना में न ढालकर उस व्यक्तित्व से दूर रखकर जो रचना कही जाएगी वही श्रेष्ठ कृति है। इलियट का ये मत है। चौथा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक चाहिए और विवेक और धीरज, महाभोज उपन्यास 1979 मन्नू भंडारी का उपन्यास है।
आसान प्रश्न है, कोई भी लगा सकता है। अभी चारों के चारों प्रश्न आसान है, ठीक है ना। आंसर की के अनुसार इसका सही उत्तर दास साहब है, और ये सही उत्तर है, होना भी चाहिए। हाड़ौती जो है सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है हाड़ौती को? अब यहाँ पे दो मत हमारे सामने बैठते कि हाड़ौती पे जो प्रभाव है वो है तो मेवाड़ी का भी है, ठीक है, मेवाड़ी का भी जो है प्रभाव है हाड़ौती का, क्योंकि निकटवर्ती भी हाड़ौती के मेवाड़ी बढ़ती है। लेकिन जो हाड़ौती पर सबसे ज्यादा, यानी कि हाड़ौती किसकी उपबोली है, अगर उपबोली पूछी जाए तो हाड़ौती उपबोली है किसकी? ढूंढाड़ी की, ठीक है। ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में। और हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी प्रदेश में 4 जिलों में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में, ठीक है। तो इसमें जो आंसर की में जो सही उत्तर माना है वो 3 माना है, हो सकता है तीसरा भी हो, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मेवाड़ी भी चूज किया था। फाइनल आंसर की मैं इसको अपन एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे, जो कि बहुत देर में आती। फाइनल आंसर की बहुत ही लेट जारी करती, जब सारा इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, बहुत लेट, ऐसा है बिल्कुल। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब राजभाषा हिंदी से संबंधित है। तो 348 जो है ना उसके हिस्से में आता है उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का, 348 में। 351 इंपोर्टेंट है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 351 में उपबंध दिया हुआ है, इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कि समुच्चय बोधक अवयव के असंगत विकल्प कौन कौन से हैं? असंगत विकल्प छाटना है यहाँ पे। और देखो असंगत विकल्प, देखो व्याकरण तो इतनी कठिन देते हैं, कठिन बोलूँ या फिर घुमा के बोलूँ, जो भी अच्छे क्वेश्चन देते हैं कि जिन अवयवों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समाधानिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, ये सही कथन है। और तथा समुच्चय बोधक अवयव है, बिल्कुल। समुच्चय बोधक अवयव में व एवं को भी शामिल किया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा, इन दोनों को जिस माध्यम से जोड़ा जाता है तो ये समुच्चय हो गया ना, दो वाक्यों को जोड़ना समुच्चय होता है ऑटोमेटिकली। तो ये कहता है कि समुच्चय बोधक अवयव के 3 भेद होते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि 2 ही बोध होते हैं, ठीक है, 2 ही भेद होते हैं समुच्चय बोधक अवयव के। गीति का छंद की विशेषता कौन सी नहीं है? 8वां प्रश्न जो है हमसे पूछा है गीति का छंद, ठीक है। टोटल 26 मात्राएं होती है, ये हरि गीति का 28 मात्रा है, ये गीति हरि गीति का, ये गीति का और ये हरि गीति का, ठीक है। हरि गीति का 28, इसमें 26, यहाँ पे तो क्या होता है 16 12 पे यति होता है, 16 12 पे यति, मतलब 16 और 12 28 मात्रा है, और यहाँ होता है किस पे 14 12 पे यति, ठीक है, 14 12 पे यति होता है यहाँ पे। इसका जो नियम बैठता है हरि गीति का वो बैठता है 2 2 1 2 2 2 1 2। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको 2 2 1 2, उसके बाद 2 2 1 2 और 2 2 1 2, ठीक है ना। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, ठीक है, ये वाला नियम यहाँ पे बैठता है। अब देखो 2 1 2 2 में अगर मैं इस 2 को अलग कर दूँ, ये टोटल 28 मात्रा है, टोटली आप गिन लेना, इस 2 को अलग कर दूँ तो ये बची हुई मात्रा है 26 रह जाएगी ना। तो ये देखो क्या बैठता है यहाँ पे 2 1 2 2, ये देखो 2 1 2 2, फिर ये 2 1 2 2 2 1 2 2, फिर ये 2 1 2 2, ये 2 1 2 2 और फिर ये लास्ट का 2 1 2, लास्ट का 2 1 2। अतः गीति का छंद में शुरुआत में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कौन सा छंद बनता है? हरि गीति का। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 16 12 है, यहाँ पे 14 12 है, अतः यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पर भी सम मात्रा है, यहाँ पे भी समान मात्राएं हैं, अतः ये पहली बात तो समान मात्रिक छंद हो गया ये, अतः ये सम मात्रिक छंद है, दोनों के दोनों सम मात्रिक छंद है ये। तो चरण अंत में तुक मिलती है, हाँ मिलता है साहब। एक चरण में 26 मात्राएं होती है, अभी मैंने बता दिया 14 12 मिला के एक चरण में एक पंक्ति में जो है 26 मात्राएं होती है, तीसरा सही है। और चरण के अंत में लघु गुरु होता है, ये देखो आप 1 2, ये लास्ट में लघु गुरु है नहीं है, लघु मतलब 1, गुरु मतलब 2, लघु गुरु होता है, बिल्कुल सही कथन है। और ये मात्रिक विषम छंद है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सम मात्रिक छंद है ये, ठीक है ना। समान मात्राएं होती है 14 12 14 12, यानी कि सम मात्रा विषम मात्रा समझते हो आप। अगर 13 11 मात्राएं होती है तो ये 13 और 11 को तो विषम बोलते हैं ना, विषम विषम संख्या वाली मात्रा, इसलिए विषम मात्रिक छंद हो जाएगा दोहा, जबकि 16 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना सम मात्रिक छंद, ठीक है। 9वां प्रश्न देखो आपकी कुंतक के अनुसार, इधर अगर बोर्ड खाली हो तो यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी रफ वर्क होगा वो यहाँ पे कर लेंगे अपन। कुंतक के अनुसार समानार्थी शब्दों में से किसी एक विशिष्ट अर्थ के द्योतक शब्द के प्रयोग से रचना में सौंदर्य उत्पन्न करने वाला कवि कौशल क्या कहलाता है? अब जाहिर सी बात है, कोई भी समानार्थी शब्द है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पानी, ठीक है, कोई भी शब्द मैंने ले लिया यहाँ पे पानी।
अब पानी का समानार्थी शब्द मैंने ले लिया नीर, वाक्य में जबरदस्त अर्थ निर्धारण करने के लिए नीर ले लिया, ठीक है। तो ये इसका समानार्थी शब्द को क्या बोलूंगा मैं, पर्यायवाची नहीं बोलते, पर्यायवाची। तो बस ये रहा ना, पर्याय वक्रता। कौन सा भेद हो जाएगा, पर्याय वक्रता, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंतक ने जितने भी भेद बताए हैं, 6 भेद बताए हैं, 6 के उपभेद भी हैं। ये बहुत आसान भी है और बहुत बहुत आसान है इनको पढ़ना आप। कुंतक ने जो भी भेद बताया, वर्ण वक्रता, ठीक है, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, उसके बाद वाक्य वक्रता, वस्तु वक्रता, वाक्य वक्रता को भी बोलते हैं, ठीक है। पद पूर्वार्ध को प्रकृति भी बोलते हैं, प्रकृति वक्रता। पद परार्ध को प्रत्यय वक्रता भी बोलते हैं, वस्तु वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ठीक है। तो ये हमारा 6 भेद हो जाएंगे। इनके उपभेद भी होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, इनको जरूर पढ़ना। अगला है 10वां प्रश्न अपना कि दिल्ली पंथ दिल्ली दिशाणम सुख भयो सुख जब मिल्यो आन संदेश सुनत आनंद नैन उमगिए बाल मन मत सेन। कि जब दिल्ली दिशा से वापस लौटकर जब सुख आया, सुख मतलब तोता वापस लौट कर आया और उसने संदेशा दिया, किसका, पृथ्वीराज का संदेशा दिया, तो वो बहुत खुश हुई। कौन खुश हुई, पद्मावती, ठीक है ना। पद्मावती के संदर्भ में कहा है। ये पद्मावती कौन है, ये पद्मावत जो अपना पद्मावती समय जो एक भाग है पृथ्वीराज रासो के अंदर, उसके उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है। किसके आनंद का उल्लेख है यहाँ पे, पद्मावती के, ठीक है। ये पद्मावत जायसी का नहीं है, ये अपने चंद्रवरदाय का पद्मावत है। ये 2 आदमी जितने ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। आधे अधूरे नाटक में ये कथन किसने किसके समक्ष कहा है, बड़ी लड़की ने कहा है, ये स्त्री उसकी माँ और बाप के सामने, ठीक है, पुरुष एक्स के समक्ष। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। अभेद परक आरोप किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए ये आसान आसान क्वेश्चन को अपन नहीं करेंगे। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी कावित और चोर, कभी कामी और चोर। ये सुबरन यानी कि एक स्वर्ण, सुवर्ण अच्छा स्वर्ण जो है वो किसको चाहिए, कवि को भी चाहिए। सुवर्ण अच्छे अच्छे वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोना चाहिए किसको, सुवर्ण की स्त्री चाहिए, यानी कि अच्छे गौर वर्ण वाली स्त्री, कामी को। और चोर को क्या चाहिए, सोना चाहिए, सोना मतलब गोल्ड। तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। आसान प्रश्न है, बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा। फिर भी जिसको आवश्यकता है आपको कि डिटेल में ये प्रश्न बताया जाना चाहिए, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे या क्लास लेता ही रहता हूँ लाइव, वहाँ समझा दूंगा। टेलीग्राम पे आप मुझसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हरि गीतिका छंद के बारे में असंगत कथन बताना है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, अभी जस्ट मैंने डिस्कशन किया है। 26 गीतिका में अंत में लघु गुरु होते हैं इसके छंद, छंद के अंत में। तो मैंने कहा ना 2212, 2212, 2212 और 2212, ये लघु और ये गुरु। लघु मतलब एक मात्रा, गुरु मतलब 2 मात्रा। ये मात्रिक समछंद है, बिल्कुल है, अभी डिस्कस किया है। और 12-16 पर यति होती है, ये गलत है। 12-16 पर यति नहीं होती है, बल्कि 16-12 पे यति होती है। और गीतिका में 14-12 पे यति होती है, ठीक है। हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। अब वैसे इसमें भी 28 मात्राएं हैं। अब 28 मात्रा इसमें है, तो क्या ये भी हरि गीतिका हो गया क्या, नहीं। अगर 16-12 पे यति नहीं है ना, तो वो हरि गीतिका नहीं हो सकता। और 16-12 पे यति है तो वो हरि गीतिका होगा। लेकिन 15 और 13 पे यति है, अगर 15 और 13 पे, तो इसमें 15 और 13 पे यति है इसमें, ठीक है ना। इसमें यह हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, इसमें 15 मात्राएं हैं इसमें। हे शरण दायिनी, मैं गिनाऊं आपको, हे का 2, शरण में 111, दायिनी का हो जाएगा 212, दा का 2, 1 का, ई का 1, नी का 2 और देवी का 2 और वी का 1, ठीक है ना। तो 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13। तो ये देखो यहाँ पे 13 और ये 2 का 15 हो जाएगा ना पे। हे शरण दायिनी देवी तू, ये 2 का 15, 15 और ये 13 पे करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि, तू मातृभूमि, तू मातृभूमि संतान हम, 2 4 5 2 7 और 1 8 2 10 2 12 13 14 15, यहाँ तक 15। तो देखो ये 15 और 13 पे इसमें यति होती है, तो ये अपना उल्लाला छंद होता है। ये उल्लाला 15-13 पे जब यति हो तो उल्लाला है, और 16-12 पे यति हो तो वो हरि गीतिका है। 28 मात्रा दोनों में ही होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा बिल्कुल ये। और उल्लाला जो है विषम मात्रिक छंद है, उल्लाला विषम मात्रा, क्योंकि 15 और 13 जो है वो विषम मात्रा होगी ना, इसलिए। कि जागिए
कि जागिए न सोइए, कि जागिए नहीं, कि जागे ही नहीं तुम तो यार, का कभी जागे ही नहीं, भिगोइए जन्म जाए, और तुमने पूरा क्या, पूरा जन्म बिगाड़ दिया अपना। दुख राग रोइए कलेश को हो काम को, और तुम अपना दुख रोते हो, अपना राग में लगे रहते हो, ऐसा है बिल्कुल। इसका अर्थ क्या है कि तुम हरि भजन में चैतन्य न रहना, कि तुम तो कभी जागे ही नहीं। जागने का अर्थ हो क्या, तुमने वो कभी अपना खुद का उद्धार ही नहीं किया। हरि भजन में तुम तो चैतन्य कभी रहे ही नहीं, अपना दुख राग का आलाप करते रहते हो। ये पंक्तियां मैंने सेम टू सेम जब कवितावली पढ़ाई थी तो वहाँ एज इट इज पढ़ाई थी आपको, एज इट इज, जैसी की जैसी है। कुबेरनाथ राय के राघव करणो रसो निबंध के अनुसार निर्वासन में शाप की स्थिति कब होती है? अकेलेपन के साथ जब अजनबीपन आ जाए तब वहां पर निर्वासन में शाप की स्थिति होती है, जो कि कहते हैं कि भारत में ये स्थिति नहीं पाई जाती है, पाश्चात्य जगत में ये स्थिति पाई जाती है। कबीरनाथ राय के निबंध में ये पंक्तियां दी गई थी। 17वें का उत्तर हो जाएगा 1। और वाद विवाद विषाद बढ़ाई के छाती पराय और आपनी जारे, चारिहु को छहु को नौ को 10 आठहु को पाठ को काटू जो फारे। अर्थात एक प्रकार से कि तुमने चारों वेद नहीं पढ़े, और छहु को मतलब षष्ठ शास्त्र भी नहीं पढ़े। 6 प्रकार के शास्त्र होते हैं ना, वो भी आपने नहीं पढ़े। 9 व्याकरण नहीं पढ़ी, ठीक है ना। 10 8 को पाठ, 10 और 8 बराबर होता है 18, और 18 पुराण नहीं पढ़े। और फिर क्या करते हो तुम, एक प्रकार से अपने बकवास करते रहते हो, और इनको तो एक प्रकार से तुमने फाड़ ही दिया है। तो ये छऊ को जो शब्द आया 6 शास्त्रों के लिए आया है ये, ठीक है। 6 प्रकार के शास्त्र होते हैं, षट शास्त्र। अंधेरे में कविता में वर्णित प्रोसेसन में कौन शामिल नहीं था? देखो उस प्रोसेसन जहाँ निकल रहे होते हैं ना, वो सारे, जहाँ बहुत सारे नेता वगैरह बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, उद्योगपति, आलोचक, कवि और भी अन्य लोग होते हैं, पर वहाँ विद्यार्थी नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। विशेषण के संदर्भ में असंगत कथन बताना है कि सार्वनामिक विशेषण जो है, विशेषण के वचन, सार्वनामिक विशेषण विशेष्य के वचन कारक आदि के अनुसार रूपांतरित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा, जबकि होते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो है विशेष्य के वचन और कारक आदि के अनुसार क्या करते हैं, रूपांतरित होते हैं, क्योंकि विशेषण का तो मतलब ही होता है ना विकारी शब्द, और विकारी शब्द ही लिंग वचन के अनुसार अगर रूपांतरित नहीं होंगे तो विकारी कैसे कहलाएगा वो। कि जो विशेषण विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी सही कथन है बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि 2 प्रकार के विशेषण होते हैं वाक्य में, उद्देश्य और विधेय विशेषण। और ये देखो, जो विशेषण विशेष्य के तुरंत पहले आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, ये भी सही बात है। जब विशेषण संज्ञा का काम आता है देता है तब उसका रूपांतर संज्ञा की तरह होता है, विशेषण की तरह नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो 2 3 4 सही है, पहला गलत है, और क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। कौन सा सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी सही है, देश निकाला देश से निकाला सही है, कविराज कवियों में राजा सही है, बैलगाड़ी बैल की गाड़ी थोड़ी होता है, बैल की है क्या, तो तुम्हारी खुद की गाड़ी है ना। बैल और गाड़ी हो सकता है इसका सही उत्तर, लेकिन बैल की गाड़ी गलत है यहाँ पे ये, ठीक है ना। ये आंसर की मैं सही माना, और मेरे हिसाब से भी यही सही है, ये होना भी चाहिए। आचार्य दंडी ने निम्नलिखित में से काव्य हेतु नहीं माना। यहाँ दंडी की बात हो रही है। अभ्यास को भी माना है लोगों ने, प्रतिभा को भी माना है, व्युत्पत्ति को भी माना है, लेकिन दंडी की बात करी, दंडी ने अभ्यास के साथ अध्ययन को भी माना है, लेकिन व्युत्पत्ति को नहीं माना है। इसलिए 4 उत्तर सही माना है यहाँ पे आंसर की में, ठीक है ना। सही लगाना आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन। मंदाक्रांता छंद की कौन सी विशेषता नहीं है? 2 प्रकार के वार्णिक छंद सिलेबस में दिए हुए हैं, द्रुत विलंबित और मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में टोटल 17 वर्ण होते हैं, जबकि द्रुत विलंबित में टोटल 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। द्रुत विलंबित की जो ट्रिक है, ठीक है ना, वो होती है नभ भरा, ठीक है ना, नगण भगण भगण। और मंदाक्रांता की होती है म भ न त त और ग, मगण भगण नगण तगण तगण और गुरु लास्ट में। अब इसमें पूछते हैं अपन कि प्रत्येक चरण अंत में तुक की अनिवार्यता होती है क्या, ठीक है ना। देखो अगर प्रत्येक चरण में तुक की अनिवार्यता होती तो आपने एक पंक्तियां पढ़ी होगी, क्या बोलते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ठीक है ना। अब इसमें समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तुकबंदी है क्या इसमें? नहीं है ना। और ये देखो दिवस, अब मैं यहाँ पे आपको मात्रा गिनाता हूँ, इस पे दिवस का अवसान समीप था, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 11 12 13 14 15 16 17 समीप था, ये 17। तो ये देखो 17 वर्ण हो गए टोटली, तो मंदाक्रांता छंद में ही है।
कौन सी पंक्तियां हैं ये प्रिय प्रभात का जो पहला छंद है ना, ये अपना मंदाक्रांता छंद में है। जब उसमें तो ये कह रहा है कि प्रत्येक चरण के अंत में तुक्के अनिवार्यता होती है, ये गलत हो जाएगा, नहीं होती है। और ये रहा मगण भगण नगण तगण तगण और दो गुरु, म भ न त त ग, मैंने कहा था ना आपसे। तो मभण मगण भगण नगण तगण तगण और दो गुरु, 4 6 7 पर वर्णों पर यति होती है, ये सही बात है। और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, ये भी आपको बता चुका हूँ। वर्ण होते हैं, मात्रा नहीं होती। हो सकता है मात्रिक छंद में आपको मात्रा शब्द बदल के वर्ण दे दें, और वार्णिक छंद में आपको मात्रा बदल के और वर्ण दे दे, वर्ण की जगह मात्रा दे दे, ये सही है यहाँ पे मंदाक्रांता के बारे में। निम्नलिखित धारणाओं में से कौन सी धारणा उत्तर आधुनिकता और विखंडनवाद के संदर्भ में असंगत है? ठीक है, अब देखो बहुत आसान है ये, कैसे मैं बताता हूँ कि विखंडनवाद न तो विधाओं के वर्गीकरण के सिद्धांत को मान्यता देता है, न किसी प्रकार के तत्ववाद को। सही बात है, वो वर्गीकरण में विश्वास ही नहीं करता है, वो चाहता है कि जो कुछ है वो पाठ के अंदर ही है, इसको तोड़ मरोड़ के ना देखा जाए, इसको एक साथ ही जोड़ के देखा जाए। ठीक है ना। विखंडन ही साहित्य की उत्तर आधुनिक स्थिति है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता के बाद जो साहित्य में जो जन्मी है एक विधा, साहित्य पढ़त की विधि, उसे हम विखंडनवाद कहते हैं। विखंडनवादी दृष्टि का मानना है कि हर पाठ की एक से अधिक व्याख्याएं संभव होती है, एकदम सही कथन नहीं है। कि अर्थात उसका जो निर्धारित पाठ जो आपने कर दिया है ना, वही उसका पाठ नहीं है, प्रत्येक बार उसका अलग पाठ हो सकता है, प्रत्येक लेखक के अनुसार, प्रत्येक पाठक के अनुसार। इसीलिए लेखक का अंत स्वीकार करते हैं कि तुमने लिख दिया लेखक, अब तुम मर गए, हमारे लेख खत्म हो गए, तुम्हारी पूर्व धारणा हमको कोई मतलब नहीं है, अब मैं अलग पाठक हूँ, ये अलग पाठक ही अपने हिसाब से अर्थ ग्रहण करेगा, और वो भी लिखे हुए के अनुसार ही। ठीक है ना। उत्तर आधुनिकतावाद किसी अतीन्द्रिय अथवा निरपेक्ष सिद्धांत से संबंध है, तो ये गलत हो जाएगा कि उत्तर आधुनिकता किसी अतीन्द्रिय नहीं है तथा निरपेक्ष सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। ठीक है, ये अपने आप एक स्वतंत्र सिद्धांत है। ठीक है ना, स्वतंत्र तो है इसे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिद्धांत है जो और सिद्धांतों के सापेक्ष चलता है ये। ठीक है ना, और जो अलग अलग सिद्धांत है उन्हीं को साथ लेकर चलता है ये। ठीक है, उन्हीं में होने वाली कमियों को, क्योंकि कुछ इसकी उत्तराधुनिकतावाद के कुछ ऐसे लेखक भी हैं जो उत्तराधुनिक लेखक है लेकिन अपने आप को उत्तराधुनिक चिंतन नहीं मानते हैं, क्योंकि उत्तराधुनिकता का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। चौथा इसमें आंसर सही माना है आंसर की में, कि उत्तराधुनिकता किसी अतीन्द्रिय अथवा निरपेक्ष सिद्धांत से संबद्ध है, ये गलत हो जाएगा। वयण सगाय अलंकार कौन सा कथन सही नहीं है? देखो वयण सगाय अलंकार क्या होता है कि ये पंक्तियां मान लो पी पी कोमा क्यों पी पी, ठीक है, क्यों 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 और क्यों। अब इसका कहने का मतलब ये कि जब जैसे जो 4 चरण होते हैं ना किसी पंक्ति में, 1 2 3 4 है ना, कि इला न देनी आपने हालर यो हुल राय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले पंक्ति का पहला वर्ण और उसी पंक्ति का उसी चरण का आखिरी जो वर्ण है उसमें समानता होनी चाहिए, वर्णों की समानता होनी चाहिए, चाहे वो लास्ट में आए चाहे पहले आए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें कौन सा गलत है। कि वयन सगाई की दृष्टि में सभी स्वर आपस में मित्र होते हैं, कि इला न देनी आपने, इला न देनी आपने। अब ये देखो ई नहीं आया तो अ आ गया, तो भी ये वयन सगाई हो गया, क्योंकि है तो स्वर ना, दोनों आपस में मित्र हैं ये। ठीक है, क नहीं आया तो ख आ गया। ठीक है ना, इसकी जगह मान लो, तो ये आपस में मित्र होते हैं। वयन सगाई हेतु अल्प प्राण और उनके सहयोगी महाप्राणों का परस्पर प्रयोग निषिद्ध माना जाता है। ठीक है ना, तो ये गलत है। ये कैसे गलत है कि जैसे आपने मान लो क से कोई वाक्य शुरू किया और उसको ख पे खत्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जबकि ये कहता है कि निषेध माना जाता है, नहीं गलत बात है ये। कैसा निषिद्ध नहीं है, जब जब पूरे स्वर आपस में मित्र है तो उसी प्रकार व्यंजन में भी क और ख आपस में मित्र होने चाहिए। अल्प प्राण है ना क तो, ठीक है ना, और ख महाप्राण है। उसी प्रकार जैसे आपने किसी कोई वर्ण लिया, ठीक है ना, कि ग से गाता है और घ से घा पे खत्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जबकि ये कह रहा है कि निषिद्ध है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन 25वें में दूसरा। वयन सगाई राजस्थानी का चारण काव्य शैली की एक विशेषता है, सही बात है। और वयन सगाई प्राय उसी वर्ण के पुनः प्रयोग द्वारा स्थापित की जाती है जो चरण के प्रथम शब्द के आदि में होता है, बिल्कुल ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। इलान देनी आपनी, ये पहला चरण। हालरियो हुल राय पूत सिखावे पालनो,
पालने, मरण बड़ा ही माय, मरण बड़ा ही माय, म से शुरू म पे खत्म, ई से शुरू अ पे खत्म। तो ई और अ जो है स्वर तो है ही सही, तो मित्र हो गए। हालर यो हुल राय, ह से शुरू ह पे खत्म, पूत सिखावे पालने, प से शुरू प पे खत्म। इस प्रकार की बात यहाँ पे वर्ण सगाई अलंकार में हो रही है। वीर रस का प्रधान अलंकार है ये, ज्यादातर इसमें वीर रस परक रचनाएं लिखी जाती है अधिकतर। 26वां प्रश्न देखो कि उपमा अलंकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। उपमेय और उपमान में पूर्ण साम्य होना आवश्यक है। अगर उपमेय और उपमान में पूर्ण साम्य हो जाएगा तो उपमा अलंकार कैसे होगा फिर वो? पूरी तरह से समानता हो जाएगी तो वो या तो फिर वो तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा फिर, है ना, या फिर रूपक अलंकार हो जाएगा कि क्या बोलते हैं कृष्ण चंद्र, यानी कृष्ण तो चांद है, पूर्ण साम्य स्थापित कर दिया तो ठीक है, तो वो अलग अलंकार में चला जाएगा। उपमा में तो यही रहता है कि कृष्ण का मुख चांद सा है, ये सा है, जैसा है, इस प्रकार की जब पंक्ति आएगी ना तो ही वो उपमा अलंकार होगा वहां पे। तो पहला गलत हो जाएगा कि पूर्ण साम्य होना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सादृश्य या गुण साम्य के आधार पर कि हल्का फुल्का गुण होने के आधार पर उपमा और उपमान में समता स्थापित की जाती है। उपमा में दो पदार्थों में सात धर्म में रहने पर भी वे धर्म के तत्व विद्यमान रहते हैं। कि भाई सादृश्य हो सकता है कि हाँ ठीक है, कोई कलर के आधार पर, किसी के आधार पर ये दोनों समान हैं, परंतु ये दोनों रहते अलग अलग ही हैं। ये उपमेय है और ये उपमान है, इन दोनों में अंतर है ही सही, बस कुछ समानताएं हैं जिस कारण से इसको इसकी उपमा दी जा रही है। गुण के कारण उपमेय और उपमान में साम्य स्थापन हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। ये चार तत्व होते हैं मुख्यतः: साधारण धर्म, वाच्य, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। ठीक है ना, वाचक एक धर्म वो वाचक होता है, ठीक है ना। क्रोचे की अंतः प्रज्ञा संबंधित मान्यताओं के विरुद्ध कथन कौन सा है? क्रोचे मानता है कि ये जो दिमाग है इसके अंतर्गत जो भी उपजा है ना, बस यही कला है। ये बाह्य जगत में जो मिठाई है ना, ये कला नहीं है। जब दिमाग में आपकी मिठाई उत्पन्न हो गई तो उसको बाहर मत निकालो, अर्थात। और ये कहता है कि कला जो है दिमाग में उत्पन्न होती है, ये अखंड होती है, ये नैतिक होती है, ये अनैतिक नहीं होती है, इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, शुद्ध होती है ये। अब क्या कहते हैं देखो क्रोचे कि अंतः प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और अविश्वसनीय होता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंतः प्रज्ञा जब आपके दिमाग में जो आया है ना, ये स्पष्ट भी है और ये विश्वसनीय है। चाहे भले वो कुछ भी आया हो, ऐसी चीज जो दुनिया में हो ही नहीं, वो सब विश्वसनीय होता है और स्पष्ट होता है वो। तो पहला ही गलत हो जाएगा। अंतः प्रज्ञा वस्तुओं को अखंड और समग्र रूप में प्रस्तुत करती है। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये अखंड ही देखती है, खंडित करके नहीं देखती, और समग्र रूप में प्रस्तुत करती है, ये सही कथन है। अंतः प्रज्ञा और बुद्धि परस्पर पूरक और सहायक है, ये भी सही बात है। अंतः प्रज्ञा इंद्रिय अतीत ज्ञान का प्रकाशन करती है, क्योंकि जब दिमाग में उपज ही रहा है तो वो इंद्रिय अतीत हो चाहे इंद्रियों के सापेक्ष हो, क्या फर्क पड़ता है? ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आलंबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आलंबन, अब ये होता है ये आश्रय जिसके अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है ना, और ये हो गया आलंबन जो रस की उत्पत्ति करवाने में इसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कारण बन रहा है। इसने तो इसको गुस्सा दिलाया, इसने कोई ऐसी बात बोली कि इसके अंदर जो है रस की उत्पत्ति हो रही है। और ऐसी बात नहीं कि दोनों ही आश्रय विषय हो सकते हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से इसके अंदर रस उत्पन्न हो रहा हो, इसकी वजह से इसके अंदर रस पैदा हो रहा हो। तो आलंबन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताते हैं अपन कि यथोचित या अनुकूल आलंबन होने पर ही रस का पूर्ण परिपाक होता है। अगर ये यथोचित या अनुकूल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि इस आदमी का प्रभाव इस पे पड़ेगा ही नहीं तो ये कैसे रस उत्पन्न होगा बी के अंदर? चलते फिरते तो होगा नहीं। जगत के मूर्त और सजीव पदार्थ ही काव्य के आलंबन हो सकते हैं। अब ये आदमी जो है मूर्त और सजीव पदार्थ हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगत भी, जैसी चीजें भी हैं जो अमूर्त है, जो हमने देखी नहीं है, ठीक है, जैसे हवा, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो गई जैसे कि खुशबू। तो ये सब चीजें भी जो है काव्य का आलंबन हो सकती है, इनसे भी हमारे अंदर रस की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे मान लो कोई चलता हुआ आदमी गया और उसके इत्र से, महक से हमारे अंदर जो है हमें अच्छे अच्छे भाव आ गए, किसी की याद आ गई उस खुशबू को सुनकर, तो भी रस की उत्पत्ति हो सकती है उस खुशबू को महक कर, उस खुशबू को सूंघ कर। तो दो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जगत के मूर्त और सजीव पदार्थ ही नहीं होते हैं, बल्कि अमूर्त भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं, निर्जीव पदार्थ। आलंबन की चेष्टाएं रूप, भाषण आदि उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं, सही बात है। जिसका अवलंब ग्रहण करके इत्यादि स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं उसे आलंबन कहते हैं। ये सब बातें सही कथन नहीं है, ठीक है। अगर आलंबन विभाव अनुभव सीखना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बहुत अच्छे से आपको काव्यशास्त्र समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है वैसे टेलीग्राम पे, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो पता है उनको कि सारे
कथन जो है हमने पढ़े थे वही एग्जाम में आए हैं, और जाहिर सी बात है आते ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आरपीएससी सिलेबस में से देती है। नाम राम राव रो तो चाम की चलाइए, अर्थात कि नाम, राम जी का नाम लेने से तो क्या होता है कि जो चमड़े के सिक्के हैं ना वो भी चल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लक्ष्यार्थ पूछा है, चमड़े के सिक्के भी चल जाते हैं, ये तो अभिधा में हो गया ना। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है, चाम की चलाइए, अर्थात कि हम जो पापी जो लोग हैं ना उनको भी परम पद मिल जाता है, ये होगा इसका महत्व। इसका अर्थ बकायदा जो सिलेबस में कवितावली दी हुई है ना उसमें बकायदा लिखा हुआ है ये, कि इसका वास्तविक अर्थ ये है। ये कोई आरपीसी वाले अपने मन से थोड़े बनाते हैं। घन आंध मीत सुजान सुनो, सभी सुख साध समाज टरे, तब हार पहाड़ ते लागत है आनी के बीच पहाड़ परे। कि तब तो जब हम दोनों मिलते थे ना, तुम्हारे बीच में जो हार पहना रहता था तुमने या मैंने किसी ने, वो भी पहाड़ जैसा लगता था कि इसको हटाओ यार, गले मिलने में काहे की बीच में कोई चीज आनी चाहिए, हटाओ इसको। और अब तो इतनी दूरी आ गई है कि बीच में बड़े बड़े पहाड़ आ चुके हैं, दूरी आ चुकी है। क्यों आ गई है? क्योंकि प्रवास, तुम चले गए हो दूर। विप्रलंब का कारण क्या है? प्रवास हो जाएगा यहाँ पे। कफन कहानी के संदर्भ में असत्य कथन बताना है अपन को, ठीक है। 31वां प्रश्न अब हम देखते हैं कि कफन कहानी के संदर्भ में असंगत कथन बताना है हमको। जो 31वां प्रश्न है कि आर्थिक विपन्नता के कारण घीसू माधव बुधिया के प्रगाढ़ रागात्मक संबंधों का चित्रण। अब देखो, जो आपने कहानी पढ़ी है कफन प्रेमचंद जी की, उसमें आपने भी यही पढ़ा है कि भाई उनके आर्थिक विपन्नता तो थी, मगर जो कहानी आपने पढ़ी है, जो कहानी मैंने पढ़ी है, उसमें कहीं पर भी प्रगाढ़ रागात्मकता यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम बिल्कुल भी नहीं था। जो कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जो कहानी आपने पढ़ी है, जो कहानी मैंने पढ़ी है, जो कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है, उसमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर जो हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहला ऑप्शन जो है असंगत हो जाएगा। हालांकि कर्म की नैतिकता का अर्थ के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन उस कहानी में प्रस्तुत होता है कि देखो, कभी कभी कौन सा कर्म जो है किस स्थिति में नैतिक होता है, इसके बारे में सोचने के बारे में हमको उस कहानी में बताया गया है। घीसू और माधव की दृष्टि में मृत्यु की अपेक्षा जीवन की महत्ता का अंकन किया गया है, बिल्कुल। और आर्थिक वैषम्य मूलक समाज व्यवस्था का चित्रण भी इस कहानी में हमको मिलता है, बिल्कुल, ये सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन पहला ऑप्शन जो गलत है वो हमने छांट लिया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य जीवन की चरितार्थ कब है? कि स्वयं को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दान देने में, ठीक है ना। ये खुद निबंध में लिखा हुआ है, 1952 में प्रकाशित हुआ था ये। और कल्पलता जो अपना निबंध संग्रह है उसके अंदर संकलित है ये, 1952 में ये छपा था। 1973 में जो आया था अपना इनका आलोक पर्व, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, निबंध सिलेबस में लगा हुआ था, उसमें ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इनकी एक बालिका पूछती है, ठीक है। बिरहिनी उभी पंत सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीऊ का, कब्रे मिलेगा आई। इस वाक्य में छंद की व्याख्या किस प्रकार से उपयोगी है? शुद्धाद्वैतवाद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वल्लभाचार्य जी का पंथ है और ये पंक्तियां कबीर की है, और कबीर पर किस दर्शन का प्रभाव था? विशिष्टाद्वैतवाद का, अद्वैतवाद का। तो द्वैतवाद तो, यह शुद्धाद्वैतवाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस पंक्तियों में जो भावना है वो योग साधना की जब होती, जब उसमें होता कि ठाड़ा सिंह चरावे गाई, है ना, एक अचंबा देखा रे भाई, क्योंकि वहां पे योग साधना के द्वारा ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। लेकिन यहाँ बिरहिनी, यहाँ पे वियोगिनी नायिका का वर्णन किया गया, और वियोगिनी नायिका कोई भी हो यहाँ पे, हालांकि वो अंतर्मन की जीवात्मा है, उसके बारे में कबीर ने लिखा है। यहाँ पे भावनात्मक रहस्यवाद सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि विरहिनी नायिका को स्वयं को कबीर ने नारी माना है, यानी कि स्वयं की जो अंदर की जीवात्मा है उसको उसने नारी मान के ही ईश्वर यानी कि ब्रह्म को पिया मान के उसकी आराधना की है या उसके लिए साधना की है। आगे 34वां प्रश्न है कि कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने। कि तुम्हें बताओ कि ये जो नभ है, जिसे तुम नभ कहते हो, जो कि अगोचर अखंड विशाल है, इसको कैसे अपने दिल में कैसे उतारे? जिसे तुम कहते हो उधो, तो वो कौन है? वो कृष्ण तो है, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्मा है क्या? ठीक है ना, क्योंकि कृष्ण तो सगुण हो गए, और जो उधो थे वो निर्गुण ब्रह्मा को अंदर अंतर्मन में डालने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ निहितार्थ क्या है? यहाँ पे सब सूरदास रचित इस पंक्ति में नभ का जो निहितार्थ है ना, वो कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो उनके उर में ऑलरेडी है, पहले से है, लेकिन निर्गुण ब्रह्मा को वो अपने उर में नहीं शामिल करना चाहते हैं। प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु 17वीं शताब्दी में जगन्नाथ ने, प्रतिभा को एकमात्र, एक में हूं प्रतिभा, है ना।
नामवर सिंह जी के अनुसार पृथ्वीराज राठौर की भाषा कौन सी है? नामवर सिंह जी ने, वैसे तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भाषा बताई, कि पिंगल बताई है। पिंगल वो होती है जो राजस्थानी और ब्रज का मिश्रण होती है। राजस्थानी और ब्रज का मिश्रण से जो काव्य शैली पैदा होती है उसे हम पिंगल कहते हैं। डिंगल में तो पश्चिमी राजस्थानी का प्रभाव थोड़ा सा अधिक रहता है। ठीक है, तो ये हमारे गलत हो जाएगा 36वां प्रश्न। फिर हम बात करते हैं जब 37वें प्रश्न की। लॉन्जाइनस का उदात्त विषय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किस शैली में लिखा गया था? लॉन्जाइनस का, ये अपने मित्र को लिखा था उन्होंने, ऐसा है बिल्कुल पत्र शैली में ही है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा पत्र शैली में। लॉन्जाइनस का उदात्त विषय ग्रंथ जो है किस शैली में लिखा गया है? पत्र शैली में। विखंडनवाद का पाठ यानी कि टेक्स्ट और पढ़त यानी कि रीडिंग संबंधित मान्यताओं के विरुद्ध कथन कौन सा है? उल्टा कथन। विखंडनवाद के प्रवर्तक जोग देरिदा है। ठीक है, तो देखो ये क्या मानता है? ये मानता है कि भाषा पर तो वश नहीं है किंतु पढ़त पर तो वश में है ना। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई पाठ है, ये कोई कविता है जो मैंने लिखी है, इसके बाद अब पढ़ने वाले 10 पाठक जो है ना स्वतंत्र है वो। अब मैंने किस भाषा पे लिखा है ये तो मेरी मर्जी, लेकिन वो पढ़ने वाले क्या अर्थ लेते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पढ़त में तो उनका वश है ना। सही बात है ही सही। इनके अनुसार पर्त पाठ से परे अथवा निकट नहीं, पाठ के भीतर है। अब मैं कहूंगा नहीं भाई, मैंने तो ये कल्पना करके लिखा था, मेरा अर्थ तो वो था, मैंने तो गांधी जी के बारे में लिखा था। होता ना लक्षणा में व्यंजना में, लेकिन वो कहेंगे बोला हमको क्या पता, हमको नहीं आता लक्षणा व्यंजना, हम तो जो लिख रहा है ना वैसा ही दिखेंगे, हम तो वैसे ही पढ़ेंगे, ऐसा है बिल्कुल। इसलिए दूसरा भी सही है। तीसरा, ये पाठ को बंद पाठ के रूप में पढ़ने की हिमायत करता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठ को बंद पाठ के रूप में नहीं, पाठ को ये ओपन करके इनके खुले रूप में पढ़ने की हिमायत करते हैं कि सभी जो है इसको अलग अलग अर्थ ग्रहण कर सके। इसके कहीं अर्थ पाठ के हो सकते हैं, इस बात की अब वो हिमायत करते हैं। ठीक है, ये पाठ के निर्धारित अर्थ को विस्थापित और विखंडित करने पर बल देते हैं, ये देखो आप। ठीक है ना, निर्धारित अर्थ को विखंडित और विस्थापित करके कि नहीं इसके अलग अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, 39वां प्रश्न है कि मार्क्सवादी आलोचक ने पाठ को एक रचना या आत्मनिर्भर कलाकृति समझने से बजाय उत्पादन यानी कि एक प्रोडक्ट माना है। ठीक है ना, कि चाहे कोई भी रचना हो, सबके सब एक प्रोडक्ट बन गए हैं। प्रोडक्ट बन गए अर्थात सब उनको बेचना चाहते हैं। आपकी कविता संग्रह हो या चाहे आपका जूते का कारखाना हो, जूता बेचने वाला जूता बेचना चाहता है, प्रकाशक किताब बेचना चाहता है। म- म- पियरे माशेर जिन्होंने ये पंक्तियां कही है, इसे क्वेश्चन इसे छोड़ देना चाहिए, मुझे तो ये नहीं आया था, लेकिन इसका आंसर जो है पियरे माशेर होगा। याद रखना, ये मार्क्सवादी आलोचक है, याद रखना। ठीक है ना, ये बाकी आपको मार्क्सवादी आलोचकों को सूची सूची तो याद रखनी, तो पूछा जाता है हर बार। गोदान उपन्यास के बारे में असंगत विकल्प बताना है अपन को। महाजनी सभ्यता का अंकन तो पूरे उपन्यास में ही है। ठीक है ना, देखा जाए तो किसान की मजदूर में परिणति, ये तो अपन देख ही चुके हैं। भाषा का वैविध्य, ठीक है, लेकिन नगरीय जीवन का प्रामाणिक और पर्याप्त चित्रण ये नहीं मिलता है। देखो कैसे नहीं मिलता है ये, क्योंकि जो नगर का जीवन है ना बहुत ही कम है। ठीक है, पर्याप्त नहीं है, वो बहुत कम है। नगर का चित्रण है तो सही, लेकिन बहुत कम है। और पर्याप्त प्रमाणिक इसलिए नहीं, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से गांव का चित्रण बताया है, गांव को इतने गंभीरता के साथ व्यक्त किया है, वैसा नगर को नहीं किया है। इसलिए ये डी वाला गलत हो जाएगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये भी। व्याख्या है ये किसी की, सेम टू सेम पंक्तियां उठाई है वहां से। ध्वनि मार्गीय आचार्यों में किसे परिणत नहीं किया जाता है? जाहिर सी बात है, ध्वनि मार्गीय आचार्यों में उसे परिणत नहीं किया जाएगा जो ध्वनि विरोधी आचार्य होगा। और ध्वनि विरोधी में हम नाम लेते हैं महिम भट्ट का। महिम भट्ट वही है जिन्होंने व्यक्ति विवेक नाम से ग्रंथ लिखा है, व्यक्ति विवेक। ठीक है, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक। भोजराज इंपोर्टेंट है। अभिनव गुप्त तो है ही सही, मम्मट तो चलो समर्थन करते ही हैं। ठीक है, अभिनव गुप्त ने लिखा था ध्वनिया लोक लोचन, ध्वनिया लोक लोचन। ठीक है ना, अब ध्वनिया लोक लोचन जो टीका है वो इन्होंने लिखी थी, क्योंकि जो मूल बुक है वो तो मिलती ही नहीं है, जो अभी आनंदवर्धन ने लिखी थी, इसलिए है ना। क्रोचक का अभिव्यंजनावाद उसके किस ग्रंथ में विवेचित हुआ है? क्रोचक का अभिव्यंजनावाद एस्थेटिक जो ग्रंथ है वो क्रोचे की उसमें है ये। ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 120 और 1 में किया गया विशिष्ट उपबंध किससे संबंधित है? जिस प्रकार से 348 जो है वो न्यायालय से संबंधित है, 343 है उसमें राजभाषा हिंदी का प्रावधान है, 351 प्रचार प्रसार है। ठीक है ना, उसी प्रकार 120 और 1 जो है ना, 120 का 1 वाला भाग वो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है, वो संसद से। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो आप ये। ठीक है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। इस पंक्ति में ओरी का क्या अर्थ है ना, कि बरसे मघा यानी कि जो है मघा नक्षत्र या फिर माघ का महीना जो है वो बरस रहा है, और मोर
दुई नैन, मेरे दोनों के दोनों ने ऐसे चो रहे हैं, यानी कि चो रहे हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं, जैसे ओवरी ओवरी यानी कि छप्पर टाइप से जो होता है ना, छापर छप्पर जो एक प्रकार से कुटिया टाइप से जो ये होती है, तो ये यहाँ से जब टप टप पानी गिरता है ना, टप टप टप, वैसे मेरे दोनों नैन टप टप करके पानी बरसा रहे हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, और का अर्थ कि छाजन के किनारे का वह छोर जहां से पानी भूमि पर गिरता रहता है, ये हो जाएगा ऑफिशियल अर्थ। कि माई मेरी हरी न बूझे बात, या पिंड माही प्राण पापी निकसे क्यों नहीं जात। ये पिंड यानी कि जो मेरे शरीर में जो मेरे प्राण है वो रह निकलते क्यों नहीं है, तो पिंड का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे शरीर। काव्य के प्रयोजनों में प्लेटो सबसे कम महत्व किसे देते हैं। प्लेटो कहते हैं भाई, अगर काव्य वही स्वीकार है जो किसी प्रकार का उपदेश देता हो, उपयोगितावाद को प्रभावित करता हो, या फिर उसका कोई उपयोग हो, या उसमें नैतिकता तो कम से कम होनी चाहिए। आनंद वो सबसे लास्ट में कहता है, सबसे मतलब महत्व ही नहीं देता वो, कि ऐसे आनंद से क्या होगा, आपके अंदर विभिन्न प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होंगी और आपके जो है वो अनैतिक कार्य करोगे फिर। 47वां क्वेश्चन है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, और दुर्हिते खोटी खायो है लय फिरत सिर भारी। इस वाक्यांश के संदर्भ में क्या गलत है। देखो, गोपियों के कथन में भद्रसना संचारी भाव है, यहाँ पे है इसलिए क्योंकि वो एक प्रकार से भद्रसना कर रहे हैं, ठीक है ना, मजाक उड़ा रहे हैं। किसकी उड़ा रहे हैं, ये उद्धव की, ठीक है ना, कि आ गए तुम हैं, व्यापार करने आ गए यहाँ पर, ज्ञान योग निर्गुण ब्रह्मा ये सब आके तुमने हमारे पास में व्यापार करना शुरू कर दिया एक प्रकार से, है ना। और निर्गुण के प्रति असहमत तो है ही सही, इसमें जाहिर सी बात है, तो ये भी नहीं होगा सही उत्तर हमारा। गोपियों द्वारा उद्धव के ज्ञान योग पर व्यंग्य, ये व्यंग्य तो कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी सही है। लेकिन प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार नहीं है यहाँ पे, आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे जो अर्थ है ना, इसको आयो घोष बड़ो व्यापारी। अब देखो यहाँ पे कुछ तो लोग कहते हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी कि कुछ कहते हैं कि नगर में एक बड़ा व्यापारी आया है, ठीक है ना, जो एक प्रकार से कि ले लो ये ले लो वो ले लो। और कुछ लोग कहते हैं कि इस आयो घोष बड़ो व्यापारी का एक दूसरा अर्थ है कि उद्धव आए हैं, ठीक है ना। तो कुछ तो कहते हैं कि प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार होना चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। फिलहाल आंसर की में जो है तीसरा विकल्प सही माना है 47वें का, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन देखते हैं कुछ लोग इसमें क्या आंसर लगाते हैं, या फिर कोई इसमें अगर रिट लगाता है तो क्या इसका नतीजा निकलता है। फाइनल आंसर की में कुछ चेंजेस होंगे तो जरूर हम आपको बता देंगे। हिंदी भाषा का मध्यकाल डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है, 1500 से 1800, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्द कौन से हैं। अनधिकार ऐसे ही लिखते हैं, अगर आप अनाधिकार ऐसे लिखते हो तो ये गलत है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, है ना, जो दिया हुआ है इसमें अनधिकार। कुमुदनी सही है। अंतर्धान ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान ही होता है वो, ये गलत हो जाएगा अंतर्धान। मिष्टान ही होता है वो, मिष्ठान नहीं होता है वो, ठीक है ना, मिष्ठान अगर ऐसे लिखते हो आप तो ये गलत है, मिष्ठान ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, मिष्ठान मिष्टान। जम करी मुँह तरहरी पर्यो इधर ही चितलाओ, विषय त्रसा परिहरी अजो नरहरि के गुण पाओ। कि यमराज के हाथी के पैरों के तले तेरी गर्दन दबी हुई है। अब तो इस बात को तू स्वीकार कर ले कि हाँ दबी हुई है। अब तो तू कम से कम विषय तृष्णा छोड़ दे और भगवान के नरहरि के यानी कि ईश्वर के गुण गा ले अब तो, अर्थात ईश्वर के गुण गा ले, अर्थात केंद्रीय भाव क्या हो जाएगा, भक्ति का, ठीक है ना। बिहारी का दोहा है ये, बिहारी सत्य से लिया गया है। 51वां प्रश्न देखो कि मार्क्सवादी आलोचना पद्धति के संदर्भ में समीचीन नहीं है। देखो, मार्क्सवादी आलोचना किस बात का विरोध करते हैं, किस बात का समर्थन करते हैं। देखो, कला कला के लिए है, इस सिद्धांत का प्रबल विरोध करते हैं, सही बात है। इनके लिए कला कला के लिए नहीं है, बल्कि कला जीवन के लिए है, इस बात का समर्थन करते हैं। जबकि कला कला के लिए विरोध करते हैं, ये सही हो जाएगा। मतलब जो समीचीन नहीं है, इसलिए तो सही उत्तर नहीं हो सकता। साहित्य की उपयोगिता होनी चाहिए, सही बात है। साहित्य में वर्गगत चरित्रों के समावेश तथा यथार्थ चित्रण पर बल, ये भी सही बात है। तो चाहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के वर्ग है उनके शोषण को हमारे सामने रखना चाहिए, साहित्य में रखना चाहिए, और जो घटित हो रहा है वास्तविकता में अर्थात यथार्थ में, उसी का चित्रण साहित्य में होना चाहिए। भाषा शिल्प और शिल्प पक्ष की पूर्णतः अवहेलना। देखो, ये चाहते हैं कि भाषा शैली और शिल्प पक्ष ये बाद की बात है, लेकिन पूर्णतः अवहेलना नहीं करते हैं। ऐसा ये ठीक है, ये इनके लिए गौण पक्ष जरूर है, कला पक्ष जो है इनका गौण है, परंतु पूर्णतः अवहेलना नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा अपना। ये कहते हैं ना कौन सा में चीन नहीं है, ये पूर्णतः अवहेलना नहीं करते हैं इसलिए। वही मुस्कान वही मृदु बत्तरानी वही लड़कीली बानी आरी उर में अर्थ है। कि वो जो मुस्कान थी ना उसकी, वो मुझे बार बार याद आती है और मेरे दिल में चुभ जाती है।
याद आती है मतलब स्मृति में आती है, तो यहाँ पे स्मृति विरह दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। सर्वनाम में निर्मित, सर्वनाम क्या होता है? मैं, मेरा, यह, वह, ये सर्वनाम है। इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, है ना? तो मम, मम मतलब मेरा, ममता से मम में प्रत्यय लग जाएंगे ता, तो ममता। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सर्वनाम। मम जो शब्द है, मम मतलब मेरा, मेरा सर्वनाम, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना ममता। ठीक है। जीवन मुँह चाही को नीको, कि जीवन तो उसका, उस पुज्जा का जो है वो शानदार है। ठीक है ना। तो दरस परस दिन रात करत कहा प्यारे पी को, कि जीवन तो उसका बहुत शानदार है, उस कुब्जा का जो मथुरा में रहती है, दिन रात कान्हा जी के दर्शन करती रहती है। तो यहाँ पे गोपियों का भाव कुब्जा के प्रति कौन सा है? हर्ष का नहीं है, चिंता का भी नहीं है, अनुराग का नहीं है। जब भी कोई जीएफ या प्रेमिका किसी दूसरी स्त्री से जलती है या उससे प्रति कहीं ना कहीं व्यंग करती है, तो वो असूया का भाव होता है, अर्थात उसे कहते हैं अपन सौतन का भाव, सोत का भाव। ठीक है ना। तो ये बात हमको मीराबाई के भाव में भी मिलेगी। ठीक है, मीराबाई की पंक्ति में भी मिलेगा ये भाव। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जहां बैठे तिथि बैठो, बेचे तो बिक जाऊं। मतलब तू जैसा कहेगा वैसा कर दूंगी मैं तो, तू बस मुझे स्वीकार कर ले। अर्थात मैं तो तुझे सब कुछ सौंप चुकी हूँ, सब कुछ आत्मसमर्पित कर चुकी हूँ। आत्मसमर्पण सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब उपालंब कैसे हो जाए? उपालंब तो हो गया ताना मारना। ठीक है, उत्साह हो ही नहीं, मान होगा ही नहीं। मान करके तो, मान मतलब होता है रूठ रूठ कर बैठना, कि नहीं जाना है मुझे कहीं भी, तू मुझे चाहे जितना मना ले, इस टाइप से। अवधू ज्ञान लहरी धुनि मिडी रे, शब्द अतीत अनाहद राता ई विषि विधि तृष्णा सांडी। यहाँ पे अवधू कहकर किसे संबोधित किया गया है? देखो अवधू का मतलब यहाँ पे एक तो अद्वैत पंथी भी होता है। ठीक है ना। और दूसरा होता है अद्वैत पंथी में भी जो अवधू ये शब्द आया है ना, ये पर्टिकुलर आया है गोरख पंथियों के लिए। हालांकि गोरखनाथ के लिए है कि अवधू जो है वो, उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से ज्ञान अद्वैत पंथियों ने, अभी जो गोरखनाथ है उन्होंने जो इस प्रकार का ज्ञान सब में लहर तोड़ा दी गई है, कि उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से विषय तृष्णा से लोगों को छुड़वा दिया है उनकी, है ना। विषय तृष्णा से उनको एक अलग ही लाइन बताई है। तो अवधू जो है गोरखपंथी योगियों के लिए है। चौथा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निजवाचक एक होता है प्रथम पुरुष, और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक होता है स्वयं के लिए, कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है ना। इस प्रकार से, यानी खुद अपने लिए कोई बात कर रहा। ठीक है। कि आपस की फूट बुरी होती है, यानी कि ये भी सही बात है। वो अपने को सुधार रहा है, ये भी सही बात है। वो अपने को, यहाँ पे निज की बात हो रही है, उसके अपने की, निज की। आप भला तो जग भला, यानी कि स्वयं, अगर मैं भला तो जग भी भला है। लेकिन आप कई वर्षों से बीमार थे क्या आप, यानी कि ये बंदा इस बंदे से कह रहा है, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना, मध्यम वाचक। पहला गलत हो जाएगा, पहला हो जाएगा सही उत्तर। कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? पहले में नहीं हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन 58वें क्वेश्चन की, कि क्रिया के रूपों में भोलानाथ तिवारी ने कौन सा मानक माना है? उन्होंने माना है कीजिएगा। ठीक है ना। कि क्रिया के रूपों में कि आप ये मेरा काम कर सकते हैं, या मेरा काम जरूर कीजिएगा, या करिएगा, करिएगा, करा, तो इस प्रकार से कीजिएगा इन्होंने सही माना है, कि आप ये मेरा काम जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये वाला। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में असंगत कथन बताना है, कि कौन सा गलत है। देखो, मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा का उद्गम जो है गूजर अपभ्रंश से माना, ये सही है। डॉक्टर ग्रियर्सन के मतानुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है, ये भी सही है। और सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषा का उद्गम सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना, ये भी सही है। मगर के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने राजस्थानी का भाषा का उद्भव पैशाची अपभ्रंश से, पैशाची से तो लहंदा, ठीक है ना, इस भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश से नहीं हुआ इसका। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश से गलत हो जाएगा। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में मधुलिका ने राजा से अपने लिए क्या मांगा था? मृत्युदंड। ठीक है, ये सबने पढ़ी है कहानी जयशंकर प्रसाद जी की। कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रहे। इस संदर्भ में कौन सा गलत है? ज्ञान के प्रकाश में माया का बंधन छूट गया, बहुत बढ़िया है।
कि जब से मुझे सतगुरु ने असली ज्ञान दिया है, मेरे अंतर्मन में जो भी माया का प्रकोप था वो सबका सब टूट गया है, छूट गया है। अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से भ्रम का निवारण हो गया है। और सांगो रूपक अलंकार है बिल्कुल। यहाँ टाटी का अर्थ है टूटा हुआ नहीं। टाटी सबे उड़ानी, ये हो गया यहाँ पे पर्दा, भ्रम का पर्दा ये कह सकते हैं अपन, ठीक है। टाटी मतलब टूटा हुआ गलत हो जाएगा। क्रोचे ने कलात्मक निर्माण के विभिन्न चरणों में किसका परिणत नहीं किया गया है? तो इन्होंने जिसको परिणत किया गया वो शब्द थे अंतः प्रज्ञा, अंतः संस्कार, ठीक है ना, आनुषंगिक आनंद, आनुषंगिक आनंद, और एक हो जाएगा अपना आनुषंगिक आनंद के बाद संस्कार, और एक हो जाएगा अपना अभिव्यक्ति या फिर अभिव्यंजना। तो अभिव्यंजना इन्होंने ये रहा, संस्कार ये रहा, सौंदर्य मूलक ये रहा। बिंब विधान के बारे में ऐसी कोई शब्दावली इन्होंने नहीं कही है, इसलिए कलात्मक निर्माण के विभिन्न चरणों में बिंब विधान जो है नहीं शामिल होगा, याद रखना। चौपाई के संबंध में कौन सा संगत कथन है? सही कथन छाड़ना है, वेरी गुड। अब देखो चौपाई जो है वो 16 वर्ण होते हैं उसमें, ठीक है। और अंत में जो है वो गुरु होना अनिवार्य है उसमें, श्योर है अंत में, ठीक है ना। चाहे लघु गुरु हो चाहे गुरु गुरु हो, पर अंत में जो है गुरु गुरु होना अनिवार्य है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है ये कि प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं, ये गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताता हूँ आपको। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, ठीक है। या फिर ऐसा करो आप आसान वाली लो, मतलब आपके लिए जो आसान पड़ेगी, एक बार जिसे सभी समझ, जो आपने सबने सुनी होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, ठीक है। तो 2 4 6 7 2 9 1 10 2 12 2 14 और 2 16, ठीक है। अर्थात ये पूरी चौपाई यहाँ पे बनी है ये, ठीक है ना। तो ये पूरा मिलके एक चरण हो गया ना, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये 16 वर्ण, और जय कपीश तिहु लोक उजागर, ठीक है। 2 3 2 5 सॉरी 2 1 3 2 5 1 6 तिहु, ठीक है। 5 2 7 और 1 8 2 10 2 12 1 13 है ना, तिहु 14 15 और 1 16, ठीक है। अब देखो यार ये बात बताओ मुझे कि संगत कथन छाटना है यहाँ पे। इसका सही उत्तर यार ये तीसरा जो लगा रखा है मुझे लगता है गलत है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इसमें आंसर की में हो सकता है गलत दिया है ये, कि चौपाई छंद के समय संदर्भ, तो ये सही कथन नहीं है। दूसरा तो कि प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं, ये सही है। लेकिन चरण के अंत में गुरु लघु न हो, ये भी तो सही है यार, ये भी सही है यहाँ पे, क्योंकि दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, और चरण के मध्य में तुक मिलता है, ये तो गलत हो जाएगा। तो यार दूसरा भी यहाँ पे सही है, पर अब दूसरा सही यहाँ पे तब मानेगा मुझे लगता है, ये पिछली बार भी ऐसा प्रश्न आया था कि प्रत्येक चरण में 16 वर्ण, ठीक है। फिलहाल इसका जो सही उत्तर माना है वो तीसरा वाला माना है कि चरण के अंत में गुरु लघु न हो, ये सही बात है। क्योंकि अगर गुरु और ये लघु 2 1 हो जाएगा तो लास्ट में तो 1 आ गया ना, तो फिर तो तुकबंदी नहीं हो पाएगी सही से। अंत में 1 2 यानी कि अंत में गुरु होना आवश्यक है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका क्या होता है उत्तर एक बार। प्रत्येक चरण में 16 वर्ण, पर फिलहाल इसका तीसरा सही उत्तर माना है, ठीक है। 63 को एक बार छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। एक बार फाइनल आंसर की आती है तो मैं आपको बताता हूँ फिर। आचार्य कुंतक ने निर्दिष्ट काव्य लक्षणों के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखो कुंतक ने वक्र कवि व्यापार, ठीक है, ये सही है, ये इन्होंने काव्य लक्षण बताया है। शब्दार्थ तो सहितम भाव, ये भी बताया उन्होंने, और सुव्यवस्थित रचना भी बताया है। लेकिन रस की बात कुंतक नहीं करते हैं, क्योंकि कुंतक जो है वो अलंकारवादी आचार्य है, वक्रोक्ति अलंकार की बात जरूर करते हैं वो। तो रस संबंधित काव्य लक्षण यहाँ नहीं होगा।
तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 65वां प्रश्न है कि हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, कामाय ने किस पंक्ति में अभाव की चपल बालिके, पहले सर्ग की पंक्ति आई है चिंता सर्ग की, अतः यहाँ पे सही उत्तर भी क्या हो जाएगा हमारा, चिंता हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखिए। अब 66वां प्रश्न अपना क्या कहता है कि जानत हो चार फल ही चारी ही चनक को। भाई सिर्फ मैं तो सिर्फ चने के जो चार दाने हैं ना, बस उन्हीं को ही जानता हूँ, वही मेरे लिए पर्याप्त है। अब हालांकि तुलसी ने भ्रम में पड़े हुए जीव के लिए चार पुरुषार्थ का प्रतीक किसे माना है। अगर इसके पूछे कि चार जो पुरुषार्थ है उसका निहित अर्थ क्या है, उसका वास्तव में अर्थ क्या है, तब तो उसका अर्थ होता है शील, शक्ति, साहस और सौंदर्य। परंतु यह पूछा कि प्रतीक किसे माना गया, प्रतीक कौन है, तो ये चार पुरुषार्थ का प्रतीक है चार चने के दाने ही। कि चार जो चने के दाने हैं ना, मैंने तो वही खा लेता हूँ और बस वही मेरे तो पुरुषार्थ के प्रतीक है। ठीक है, और ये चने के चार दाने, दो हो जाएगा इसका उत्तर। इससे पहले हमने एक प्रश्न देखा था चौपाई छंद वाला, ये रहा बिल्कुल। ठीक है, जहाँ मैं आपको बताया था कि कौन सा संगत कथन है यहाँ पे, तो संगत कथन तीसरा वाला बताया था मैंने, जो कि सही बात भी, क्योंकि गुरु लघु नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं, ये गलत हो जाए। क्यों होते हैं प्रत्येक चरण में 16 वर्ण, क्योंकि प्रत्येक चरण में जो है ना चार चरण होते हैं, चौपाई चार पे, ठीक है ना, चार पाए होते हैं चौपाई में। तो इसने कहा है प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं, ये गलत है। बल्कि प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है ना यार, मात्रा, ये वर्ण वाला संख्या गलत हो गया ना, वर्ण वर्ण नहीं होना चाहिए, मात्राएं होनी चाहिए। यही तो बात है, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो एकदम से दिमाग में ध्यान नहीं आती। ठीक है ना, 16 मात्राएं होती है, याद रखना आपको, है ना, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। देवनागरी लिपि के विषय में असंगत कथन हमको बताना है। देवनागरी लिपि का विकास जो है नाग लिपि से हुआ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देवनागरी लिपि का विकास जो है वो कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि में वर्णों का वर्गीकरण मिलता है, बिल्कुल मिलता है। देव हस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह मिलते हैं। ये हस्व है, ये दीर्घ है, अलग अलग चिन्ह है ना, ये अ है, ये आ है। मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, सही बात है ये। तो दूसरा गलत है कि नाग लिपि से विकास नहीं हुआ है, बल्कि, ठीक है ना, ब्राह्मी और कुटिल से हुआ है। नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें, है ना भाई, देखो नी रोग, ठीक है, नी प्लस रोग, निरोग। ठीक है, तो ये इसमें तो हलंत लग जाएगा, वो लग जाएगा विसर्ग, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो निर प्लस अपराध, निर, ठीक है, निर हो जाएगा इसमें। तो निरूपण, जहाँ पे क्या होता है नि स्वतंत्र सुनाई दिए उपसर्ग के रूप में, इसलिए तो निरूपण यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। निरूपण शब्द में जो है निर, नि शब्द का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह प्रत्यय का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ, उत्तर प्रयोग नहीं हुआ है। धैर्य में हुआ है, आधिपत्य में हुआ है, पांडित्य में हुआ है, लेकिन नित्य में नहीं हुआ है। ठीक है ना, नित्य में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है भाई, देखो धैर्य में कैसे हुआ है, धीर प्लस य, ठीक है, धीर में, ठीक है, पांडित्य में पंडित के साथ य, आधिपत्य में अधिपति और प्लस य आधिपत्य, और नित्य में नित्य नहीं होगा ये, है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नित्य में ये का प्रत्यय होगा, नित्य नहीं होता, ये गलत है। नित्य एक शब्द है अपने आप है हमेशा, है ना। तो उसके बाद हो जाएगा कि साधारण वाक्य संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। ठीक है, साधारण वाक्य के संदर्भ में देखो, साधारण वाक्य क्या होता है कि मोहन पढ़ रहा है, ये साधारण वाक्य हो गया, खत्म बात। अब बात करते हैं कि साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया होती है, एक ही है ना, पढ़ रहा है, बस खत्म बात। ठीक है, मोहन पढ़ता है, तो ये एक ही समापिका क्रिया, एक ही क्रिया हो रही है यहाँ पे, सही बात है। उद्देश्य बहुधा कर्ता कारक में रहता है, वो दूसरे कारकों में नहीं रहता है उद्देश्य, तो ये गलत हो जाएगी कि दूसरे कारकों में कैसे नहीं रहेगा भाई, ऐसा है बिल्कुल। जैसे कि मान लो राम ने खाना खाया, ठीक है ना, तो नेक कारक की जगह, कर्ता कारक की जगह दूसरा भी तो हो सकता है ना, कर्म कारक हो सकता है, कर्ण भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है ना वो। तो ये गलत हो जाएगा बी। सी है कि वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषण आदि जोड़कर उसका विस्तार करते हैं, ये भी सही है। और साधारण वाक्य में एक संख्या उद्देश्य और एक क्रिया विधेय होती है, ये भी सही है। ठीक है ना। द्रुत विलंबित छंद के बारे में सत्य कथन कौन कौन से। द्रुत विलंबित 12 वर्ण होते हैं, मात्राएं नहीं, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, सही बात है। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, इसलिए कहा है सत्य कथन छांटना है। ठीक है, देखो पहली बात तो द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित का जो अपने वो होता है सूत्र, वो होता है न
भ भ र और गुरु गुरु, ठीक है, मतलब गुरु, ठीक है, नभ भरा, ठीक है, नगण भगण भगण और रगण, ठीक है, 3 चौक 12, तो टोटल 12 वर्ण हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो रगण, य माता राज भा, 2 1 2। तो ये देखो रगड़ में तो क्या आएगा अपना 2 1 2, तो अंत में 2 गुरु वर्ण कहाँ है यहाँ पे बताओ आप, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अंत में 2 गुरु वर्ण हो, 14 वर्ण भी नहीं होते, 12 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण थगण रगण, ये गलत हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। नभ भरा होता है यहाँ पे, नभ नगण भगण भगण रगण होता है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा अपना कि वार्णिक समछंद है ये, बिल्कुल मात्रिक नहीं, वार्णिक समछंद है ये, ठीक है, समान मात्राएं होती है, 12 12 12 12 12, ठीक है, इसलिए वार्णिक समछंद है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा अपना। 72वां प्रश्न देखो कि अलंकार विषय कौन सा विकल्प सुमेलित है, पूछा है इसने, याद रखना सुमेलित है, असुमेलित नहीं पूछा। कि भ्रांतिमान अलंकार में जब सादृश्य के कारण भूल से उपमेय को उपमान मान लिया जाए, ये सही बात है, कि भ्रांति हो जाए, गलती से भूल से उपमेय को उपमान मान लिया जाए, यानी कि मान लिया जाए, निश्चित हो जाए कि हाँ उपमेय ही उपमान है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, ये सही बात है, ठीक है ना। कि गलती से ओस की बूंद को हमने मोती मान लिया, गलती से, अब मान ही लिया और हम उसके पास चले गए, अरे उठा लो मोती मिल गया हमको, निश्चित हो गया, भ्रांति मान, लेकिन गलती से जब आप भी मानो आप, यार ये ओस की बूंद है, अब मोती है, ये ओस की बूंद है, अगर ऐसा भ्रम बना रहे तो श्योर वो संदेह अलंकार है, लेकिन मान लिया जाए ना भूल से गलती से, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा वो, पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो आप कि जब उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाए और दोनों में अभेद हेतु वाचक शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है ना। उपमेय पर ये गलत हो जाएगा, ये देखो उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाए, अगर ये उल्टा कर दिया, दोनों में अभेद हेतु वाचक शब्दों का प्रयोग है तो सही है, लेकिन उपमान पर उपमेय का आरोप नहीं किया जाता भाई, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है रूपक अलंकार में, इसलिए दूसरी में ये गलती बता दी मैंने आपको। जब उपमान का निषेध करके उपमेय का वर्णित होना, यहाँ पे भी उल्टा है, जब उपमेय का निषेध करके उपमान का वर्णित करते हैं अपन, वर्णित होना ये अपनहुति हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो उपमेय कौन होता है, जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, मुखड़ा, किसका मुखड़ा, किसी का भी। उपमान कौन होता है, उपमान होता है मेहमान, उपमान मेहमान कौन, जो दूर है, दूर मतलब जैसे कृष्ण, जैसे चांद, अर्थात जिससे तुलना की जाती है ना वो उपमान है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, हमारे पास वाला मुखड़ा है वो तो। विभावना जहाँ उचित कारण से कार्य का होना वर्णित हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना कार्य के कारण जहाँ पे हो रहा हो ना वो विभावना होता है, तो छोटी छोटी गलतियां थी दूसरे तीसरे चौथे में, मैंने बता दिया आपको। बिना घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, यानी कि बिना बादलों के ही जो है बारिश हो रही है, अर्थात विभावना अलंकार हो जाएगा, बिना कार्य के कारण हो रहा है, ठीक है ना, बिना कारण के कार्य हो रहा है। फिर चित उत ही रहत टूटी लाज की लाव, जब मैं बिहारी सत से पढ़ाया पढ़ाया था मैंने, तब वहां पे मैंने बहुत बार बताया था आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता के समझाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, क्योंकि बिहारी में जो है वो ये पंक्तियां सेम टू सेम पूछी जाती सिलेबस में है, इसलिए कि फिर चित उत ही रहत टूटी लाज की लाव, भाई इसका अर्थ पूरा ये है कि अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव, मैं क्या करूँगा, नायिका कह रही है, मेरा चित्त अर्थात मेरा ध्यान बार बार, ये जो नायिका है इसका ध्यान इसकी तरफ ही जा रहा है बार बार, क्या करूँ मैं कितने कोशिश करूँ कि इधर ध्यान दूं मैं, लेकिन बार बार उस लड़के के ऊपर ही मेरा ध्यान जा रहा है ना, यानी कि मेरा जो मन है ना, या जो मेरी आंखें हैं, वो तो एक प्रकार से वो जो भंवर में फंस जाती है ना कोई नाव, फिर वो जो वहीं की वहीं घूमती रहती है, वैसे मेरा मन जो है इसके चक्कर में फंस चुका है, मेरे लाज की लाव टूट चुकी है। क्यों टूटी है, क्योंकि वो नायक नायिका का सखी से प्रस्तुत दोहे में कौन किससे अपनी दशा का वर्णन कर रही है, तो जाहिर सी बात है कोई लड़की कहेगी, और कोई लड़की कहेगी तो किससे कहेगी, अपनी सखी से ही कहेगी, तो पूर्व अनुरागिनी नायिका कह रही है अपनी सखी से, ठीक है ना। नायिका की सखी नायक से ये गलत हो जाएगा, खंडिता नायिका अपनी सखी से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि खंडिता नायिका तो वो होती है जिसको चीट किया जाता है, जिसके पति ने जिसको चीट कर लिया है, ठीक है ना, यहाँ चीटिंग वाली बात नहीं है, ये मैंने खूब बताया था आपको इंपॉर्टेंट लगा के, कि यहाँ पूर्व अनुरागिनी नायिका है, यहाँ मध्य नायिका है, यहाँ खंडिता नायिका है, यहाँ प्रौढ़ा नायिका है, सब बताया था जब पढ़ा था। कि तुम पर वारो ऊण बसी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के
उर्वशी है, उर्वशी समान। तो पहले उर्वशी का अर्थ हमें बताया, तू तो पर वारु उर्वशी। पहले उर्वशी का अर्थ था उर्वशी अप्सरा, दूसरे का अर्थ है हृदय में बसना, और तीसरे का अर्थ है हृदय में बसने वाले आभूषण के समान। तो ये हो जाएगा इसका अर्थ, हृदय पर पहनने का आभूषण विशेष। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीसरे वाले का अर्थ पूछा है रेखांकित का। विखंडनवाद को स्त्री विमर्श से जोड़कर उसकी मुक्तिकामी चेतना को अधिक तीव्रता प्रदान करने का कार्य किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बारबरा जॉनसन। ठीक है ना, बारबरा जॉनसन ने। ठीक है, जॉनसन इसका सही उत्तर हो जाएगा विखंडनवाद में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी शब्दावली की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखो अभी जो नई वाली आई है, ठीक है ना, वो मैंने अपने ग्रुप में डाल दिए चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। 6 को उन्होंने ऐसे ही सही माना है, उन्होंने 6 ऐसे वाला गलत माना है। ठीक है ना, जो कि हालांकि पहले भी गलत था। 33 को ऐसे ही लिखते हैं, सही है। 43 ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये 39 नहीं होता। ये जो हमें बचपन से सिखाया गया ना, ये गलत है। 39 होता है, वो 39, ये सही है, ये शुद्ध हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, 44 का भी एक अलग से रूप उन्होंने दिया है, आप चेक कर लेना वहाँ पर। ठीक है, इस बार तो जो ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए जब वो कमेटी बनी थी, वो हमारे जो एचओडी सर थे, उनको ही अध्यक्ष बनाया गया था इस बार, नंद किशोर पांडे जी। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एचओडी है हिंदी विभाग के अभी, वो हमारे मतलब हमको पढ़ाते हैं जब हम पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो वो बताते रहते हैं हमको बहुत सारी बातें उनके बारे में, और वो वास्तव में काफ़ी विद्वान भी हैं। 78वां प्रश्न है कि डिंगल शैली की रचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? डिंगल शैली की विशेष रचनाओं के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखो, डिंगल शैली की जो रचना है ना, अपभ्रंश की भांति व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति दिखाई देती है, सही कथन है। इन शैलों में चारणों के साथ साथ चारण के इतर कवियों की रचनाएं भी मिलती है। जाहिर सी बात है, डिंगल एक राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की एक शैली है कविता की, तो चारण लिखे चाहे भाट लिखे, डिंगल तो कोई भी लिख सकता है ना, ये भी सही है। तद्भव शब्दों के बजाय तत्सम शब्दों के प्रयोग मिलते ही गलत हो जाएगा। तत्सम शब्द तो वो होते हैं जो संस्कृत में है, जबकि डिंगल एक राजस्थान की शैली है, तो तत्सम की जगह तद्भव शब्द, देशज शब्द, लोक बोली के शब्द प्रयोग में किए जाते हैं। कि तत्सम शब्द आने से ये गड़बड़ हो जाएगी। और वीर रस प्रधान शैली है, ये सही है। डिंगल शैली जो है वीर रस प्रधान है, और पिंगल जो है थोड़ा सा उसमें श्रृंगार रस की प्रवृत्ति ज्यादा आ जाती है पिंगल में। हिंदी की प्रमुख बोलियों को कौन सा कथन सही नहीं है? कामता प्रसाद गुरु ने के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ है कर्कश। ये उन्होंने अपनी जो व्याकरण थी, हिंदी व्याकरण, उसमें बकायदा लिखा है, खड़ी का अर्थ होता है कर्कश। खड़ी बोली की आकारांतता के स्थान पर उकारांतता ब्रजभाषा की विशेषता हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद हो जाए किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार आकारांतता की खड़ी बाई होने के कारण खड़ी बोली का नामकरण हुआ, ये सही है। और शब्दों के आरंभ एवं मध्य में आने वाले आकार पर जोर देने कर विलंबित दीर्घ मात्रिक उच्चारण भोजपुरी की विशेषता, ये भी सही है। परंतु यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ना, कि खड़ी बोली के आकारांतता के स्थान पर उकारांतता ब्रजभाषा की विशेषता है, तो ये यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रजभाषा की विशेषता जो है वो खड़ी बोली की जो है वो चाहता है, आता है, खाता है, पीता है। ठीक है ना, तो ये तो खड़ी बोली में जो है आकारांत होता है, वो तो आक मतलब आक यानी कि आ पर अंत होती है वो। ठीक है, के स्थान पर उकारांतता। ठीक है ना, करहु ब्रजभाषा की विशेषता है। इसमें दूसरा विकल्प फिलहाल जो है गलत है, इसलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बाकी इसका उत्तर जो है भी, मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, लेकिन इसका दूसरा उत्तर जो है आंसर की तरफ सही माना है। भाषा और बोलियों का संदर्भ में मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ब्रजभाषा की विशेषता में क्या सही है, लेकिन ये इसका दो उत्तर सही है। अगर फिर भी कोई गड़बड़ होगी या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, मैं टेक्स्ट में डाल दूंगा। प्लेटो की मान्यताओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेटो, यह तर्क चित्रकला ही नहीं काव्य और नाटक पर भी लागू होता है। प्लेटो की मान्यता का बिल्कुल सही बात है ये, कि जिस प्रकार से एक उदात्त काव्य होता है या फिर एक उपयोगितावादी दृष्टि काव्य में होनी चाहिए, चित्रकला में भी होनी चाहिए और नाटक में भी होनी चाहिए, यानी कि सबके काम का। कला जगत यथार्थ से सीधे संबद्ध है, ये गलत हो जाएगा, कि कला जगत जो है यथार्थ से सीधे संबद्ध नहीं है। ठीक है ना, बल्कि यथार्थ से 2 गुना दूर या त्रिदा पे है, वो तो सीधे संबद्ध नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
कला जगत जो है यथार्थ से 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसा दूर है वो। परम सत्य से कला जगत त्रिधा अपेत है, ये आ गया ना, वो थ्राइस रिमूव्ड। और प्रत्येक जगत यथार्थ है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। लिंगा घाट में नर्मदा की धारा को सूरजमुखी धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पश्चिमी वाहिनी नर्मदा कुछ समय के लिए पूर्व वाहिनी हो जाती है, ये सही उत्तर हो जाएगा। सौंदर्य की नदी नर्मदा। मर जाऊंगी पर हर जाई नहीं बनूंगी, यानी कि धोखेबाज नहीं बनूंगी, एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। ये उपन्यास में किसने कहा है? ये सीलिया ने कहा है ये। इनमें से इलियट के परंपरा सिद्धांत की मान्यता के अनुरूप कौन सा कथन नहीं है? देखो, इलियट कहते हैं कि परंपरा मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, उसको भी पालन किया करो, उसको पाने के लिए भी प्रयास किया करो। वो अनायास ही प्राप्त नहीं होती है, उसके पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात तुम अगर आज रामचरितमानस लिखना चाहते हो तो पहले ओरिजिनल तो पढ़ लो एक बार। राम के बारे में कुछ लिखना चाहते हो पहले ओरिजिनल तो पढ़ लो एक बार, या पहले पुराने तो पढ़ लो, परंपरा में जो लिखे गए हैं। इसलिए ये सही है। कवि को परंपरा का ज्ञान होना चाहिए परंतु उसे भार आक्रांत नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। परंतु विरासत परंपरा विरासत के रूप में अनायास ही प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है भाई? राम दे माना आपके घर में कोई हो तो है नहीं कि अपने आप ही आ जाएगी, बच्चा पैदा हो गया चलो ले आओ। लानी पड़ेगी ना, पढ़नी भी पड़ेगी तभी उसका ज्ञान समझ में आएगा। अनायास प्राप्त नहीं होती, अनायास मतलब अपने आप ही, सायास मेहनत करनी पड़ती है। वैयक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है, ये भी सही बात है। मतलब तीसरा विकल्प जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि परंपरा सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। संदेह जो अलंकार है उसमें कौन सा कथन गलत है? सादृश्य के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का निश्चय हो जाता है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सादृश्य के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का भ्रम बना रहता है, संदेह बना रहता है, संशय जो है वो बना रहता है। ठीक है ना? ये कौन है? ये जो कौन है, कृष्ण है या फिर अक्रूर है या फिर क्या बोलते हैं उद्धव है ये? क्योंकि वैसे मोर मुकुट पहन रखा है इसने भी, बस आंखें चंचल नहीं है, है ना? तो हो सकता है कृष्ण नहीं है, फिर तो पक्का है, क्योंकि कृष्ण तो आंखें चंचल होती है, लेकिन उद्धव तो फिर हो सकता है कोई और हो ये। तो जहां पर निश्चय हो जाए ना तो भ्रांतिमान अलंकार होगा, निश्चय न हो संदेह बना रहे वहां पर संदेह अलंकार होगा। जबकि यहाँ निश्चय शब्द आ गया तो ये गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है ना? इसमें प्रस्तुत में अप्रस्तुत के संदेह का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है। इसमें किंधो धो की आदि वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। प्रस्तुत और प्रस्तुत में सादृश्य का होना आवश्यक है। ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पे सही होगा 4 प्रश्न के अनुसार। कोलरिज के अनुसार काव्य और कला सृजन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। देखो, कोलरिज ने कल्पना के 2 भेद बताए हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। ठीक है, मुख्य कल्पना वो होती है जो अनैच्छिक होती है, जिसको हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम राह पे चल रहे हैं, ऑटोमेटिक हम उधर मुड़ गए जिधर हम मुड़ना चाहते हैं, पेड़ दिख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रही है। लेकिन गौण कल्पना वो होती है जो काव्य और कला सृजन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? ये संगठन और विघटन का दोनों का काम करती है ये। जबकि मुख्य कल्पना संगठन का काम करती है, संश्लेषण का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, ये विश्लेषण भी करती है। यही है जो बाल की खाल निकालती, यही है जो डिटेल में जाती है। तो 2 ही तो भेद बताया है फिर कोलरिज ने, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, खत्म। तो 2 उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। लॉन्जाइनस के उदाहत के अवरोधक दोषों में किसे परिणत नहीं किया गया है? देखो, लॉन्जाइनस ने कुछ दोष बताए थे कि काव्य के अंदर ये दोष नहीं होने चाहिए, जैसे शब्दाडंबर नहीं होना चाहिए, भावाडंबर नहीं होना चाहिए और पापालेता नहीं होनी चाहिए, प्रबल भाव व्यक्त होना चाहिए उसमें, है ना? इसलिए ये दोष नहीं है। 87 प्रश्न है कि यह तन जालो मसीह करो जो जो धुआ जाए सरग, मति वे राम दया करे और बरसी बुझावे अग। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा गलत तथ्य है ये बताना है। तो यहाँ पे विरह दिखाई दे रहा है बिल्कुल, कि मैं इतनी व्याकुल हूँ अपने प्रेमी के लिए कि मेरा तन को ही जला दो तुम तो, और ये धुआं जैसे स्वर्ग में जाएगा, ये पंक्ति है ना, यह धुआं जाए स्वर्ग, और जैसे मेरा धुआं स्वर्ग में जाएगा तो हो सकता है उसके बाद मति वे राम दया करे, अर्थात मेरा पति परमेश्वर परम ब्रह्म दया करे, और बरसी बुझावे अग, तो हो सकता है उस आग को बुझाने के लिए वो बारिश करे, तो इस बहाने हमारा मिलन तो होगा ना। तो इस साखी में जो है विरह की मार्मिकता है, आत्मा में तीव्र मिलन की उत्कंठा भी है, और शारीरिक उत्सर्ग यानी कि शरीर को जलाने, शरीर को भी न्यौछावर करने की भी व्यंजना भी है। बस विशेष उक्ति अलंकार यहाँ पे नहीं है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं था। चौथा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा 4।
कहानी और मूल संवेदना की दृष्टि से गलत बताना है यहाँ पे। देखो पुरस्कार जो है देश प्रेम और प्रियतम प्रेम में द्वंद्व, ये सही बात है। आपकी छोटी लड़की टुनिया का मनोवैज्ञानिक तनाव या अंतर्द्वंद दिखाई दिया है इसमें। टुनिया, ठीक है, ममता कालिया की कहानी है, आपकी छोटी लड़की। पराई प्यास का सफर में बच्चों की कोमल भावनाओं का हृदय विदारक चित्रण किया गया है। लेकिन जो गदल कहानी है ना, गदल, उसमें दलित शोषण का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसमें कारज, मृत्यु भोज, ठीक है ना, और एक विधवा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, कि इस प्रकार से एक विधवा जो है किसी और के साथ चली जाती है, उसको अपने घर में ही सुनना पड़ता है, और बहुत सारी बातें, बहुत बहुत श्रेष्ठ कहानी है गदल। गदल कहानी भी जो है वास्तव में पढ़नी चाहिए, ऐसा है, बिल्कुल जबरदस्त। कुछ प्रिय कहानियां हैं मेरी, जैसे कि कोसी का घटवार, गदल। नागवती विरह वर्णन के संदर्भ में असंगत टिप्पणी है। विप्र लंब श्रृंगार के उद्दीपन रूप में बारहमासी का वर्णन हुआ है, ये भी सही है। नागमती का साधारण स्त्री के रूप में चित्रण हुआ, ये भी सही बात है। नागमती जिस प्रकार से वियोग सहती है ना, वो कोई ऐसे वियोग सहती है जैसे कोई साधारण स्त्री का वियोग हो वो। भारतीय काव्य के प्रभाव से वियोग दशा के वर्णन में विभत्स दृश्य का वर्णन आ गया है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि भारतीय काव्य के प्रभाव से, है ना, वियोग दशा के वर्णन में, तो ये गलत हो जाएगा कि देखो विभत्स दृश्य जो है वो उतने ज्यादा नहीं आए और भारतीय काव्य का प्रभाव नहीं है इसमें, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि भारतीय काव्य में कभी भी प्रेम में विभत्स दृश्यों का वर्णन नहीं किया जाता है। ये भारतीय काव्य का प्रभाव है, ये अरबी और सूफियों का प्रभाव है, ये कि वहां पर जो है विरह में, वियोग में विभत्स दृश्यों का वर्णन होता है, सूफियों का प्रभाव है। भारतीयों में ये विशेषता नहीं पाई जाती, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। नागमती का पक्षियों से अपनी हृदय की वेदना कहना, ये सही हो जाएगा, ये सही है। 90वां प्रश्न है कि यह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे, तुम भी कारे सुफलक सुत कारे कारे मधुभवारे। बोला जो भी यहाँ पे आता है ना, सबके सब काले होते हैं, अर्थात काले मन के होते हैं, बचपन से ही कुटिल होते हैं, स्वभावगत कुटिल होते हैं वो। अर्थात यहाँ तुम कारे का अर्थ क्या हो जाएगा, तुम भी कारे हो, अर्थात तुम यानी कि उद्धव तुम भी कारे हो। सुफलक सुत का मतलब क्या हो जाएगा, ये सुफलक सुत है ना, 1000 बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। सुफलक सुत, सुफलक सुत का मतलब हो जाएगा अक्रूर जी, अक्रूर जी के लिए शब्द आया है। अब मधुप भंवारे, ठीक है ना, मधुप भंवारे मतलब ये कृष्ण के लिए, कि तुम भी कारे, अर्थात कार्य का लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा स्वभावगत कुटिलता। न कांतामपि निर्भूषम विविता वनिता मुखम, ठीक है ना, कि बिना अलंकार के तो पत्नी का भी यानी कि स्त्री का भी जो मुख है वो सुंदर नहीं लगता है। ये कहने वाले आचार्य कौन हो जाएंगे, अलंकारवादी आचार्य भामा, इनकी रचना हो जाएगी काव्य अलंकार। आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में सम्मिलित कौन सा नहीं है। आचार्य मम्मट ने जो 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं, काव्यम यशस्य अर्थकृत्य, ठीक है, काव्यम यशस्य अर्थकृत्य, लोक व्यवहार, ठीक है, व्यवहार विदेशी वे तरसते, ठीक है, काव्यम यशस्य अर्थकृत्य व्यवहार विदे शिवेतर सते, शिवेतर शते। उसके बाद आता है सद्य पर निवृत्ते, अर्थात तुरंत खुश देने वाले, खुश कर देने वाला भाव। और एक हो जाएगा कांता सम्मित उपदेश, यानी कि पत्नी जिस प्रकार से बोलती है ना प्रेमिका और उसको मीठा लगता है, उसी प्रकार कविता भी उसे उतनी मीठी लगती है, कांता सम्मित उपदेश। ये 6 प्रकार के माने हैं कवि प्रयोजन, जैसे अमंगल का नाश, ठीक है, अर्थ प्राप्ति, यश की प्राप्ति, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति जो है काव्य प्रयोजन आचार्य मम्मट ने नहीं माना है। आचार्य मम्मट की पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश, ठीक है बच्चों, काव्य प्रकाश। 93 वाला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा की बोलियां और उनके क्षेत्र में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखो राजस्थानी भाषा ही कुछ बोलियां दी हुई है, जिसमें जो सही विकल्प नहीं है ना वो छांटना है अपन को। तो देखो मारवाड़ी बोली जाती है बीकानेर में भी, सिरोही में भी, जैसलमेर में भी, ये सही है। ढूंढाड़ी जयपुर और आसपास के क्षेत्र यानी कि कुछ टोंक में और किशनगढ़ में बोली जाती है, अजमेर के आसपास, सही है। वागड़ी जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ 200% सही है ये। लेकिन मेवाती जो है ना, मेवाती, ये अलवर भरतपुर में, तो अलवर में तो बोली जाती है, लेकिन धौलपुर की तरफ, भरतपुर की तरफ जो है ब्रज भाषा का प्रभाव आ जाता है, मेवाती का नहीं आता है। अतः चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 94 ऑप्शन है किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, संबंध सूचक, ठीक है ना,
जैसे नौकर मालिक के यहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है, नौकर का मालिक से संबंध हो गया रहने का, उसको यही डर था, ठीक है, तो उसका संबंध हो गया डर से। मुझसे कोई काम न हो सका, ये भी ठीक है, यहाँ काम से संबंध हो गया, लेकिन वो बाहर बैठा था। ये संबंध सूचक नहीं है, ये स्थान बोधक अवयव है। वो कहाँ बैठा था, वो बाहर बैठा था, ठीक है ना। तो पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर आधुनिकता की विशेषता कौन सी नहीं है, उत्तर आधुनिकता, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, अर्थगत बहुलता, अर्थात कोई एक विशेष अर्थ हम नहीं स्वीकार करेंगे, बहुत सारे अर्थ उसमें हम स्वीकार करेंगे हमारी मर्जी से। विभेदात्मकता, सही बात है, सब में विभेद करके देखते हैं। सृजनात्मकता भी सही है, लेकिन सर्वसत्तावाद का स्वीकार गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सबकी सत्ता नहीं चाहते हैं, वो विकेंद्रीकरण चाहते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब कि ये 10 लोग हैं तो 10 लोगों की सत्ता हो, ठीक है ना। तो ये उत्तराधुनिकतावाद की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। वो विकेंद्रीकरण चाहते हैं और सब कुछ होने जितना भी हुआ है ना, वो सबका नकार वो मानते हैं। आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत विकल्प छांटना है कि यह पारिवारिक विघटन की गाथा है, ये वर्तमान जीवन के गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, इसके पात्र स्थितियां अविश्वसनीय हैं। ये गलत हो जाएगा, अविश्वसनीय नहीं है बल्कि विश्वसनीय हैं, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा सही उत्तर, विश्वसनीय है, क्योंकि वो वास्तव में ऐसा कहीं ना कहीं होता है। लॉन्जाइनस के अनुसार निम्नलिखित में से उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है। उदात्त के जो है 5 प्रमुख स्रोत बताए थे उन्होंने, ठीक है। उदात्त विचार, ठीक है, सबसे पहला यही है। दूसरा है उदात्त भाव, ठीक है। उसके बाद है अलंकार विधान, ठीक है। उसके बाद चौथा था अलंकार के बाद भाषा, ठीक है। भाषा या क्या बोलते हैं, भाषा बोली या शब्द विधान। पांचवा था गरिमामय रचना विधान, गरिमामय रचना विधान, ठीक है। तो सबसे पहला उदात्त विचार, यानी कि सबसे बड़ी चीज, तो उदात्त का प्रमुख स्रोत है महान विचार, पहला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। यहाँ मीरा किस प्रकार की भक्ति कर रही है, माधुर्य तो उनके भक्ति है ही से, प्रेम भक्ति माधुर्य की होती है, और यहाँ पे दास्य भाव की भक्ति भी दिखाई दे रही है। खुद कह रही है मैं तेरी दासी। 99 वाला देखो आप, कि सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत में सरसों के पीले खेत देखकर लेखक को किस शैली की याद आ जाती है। बसोहली के चित्र जो है याद आ जाते हैं इससे, ठीक है ना, बसोहली के। और 100वां प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में वर्णित शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है। बांग्ला की कृतिवास रामायण से जो है इन्होंने एक आधार ग्रहण किया है निराला ने, ठीक है। सबको याद होती है ये बात, कोई नया प्रश्न नहीं है ये, ठीक है। कथन है, असंगत कथन है, वो अपन को छांटना है कि आचार्य ने स्फोट को शब्द बोध का निमित्त तथा ध्वनि को अर्थ का ज्ञान कहा है। सही बात है, आनंद वर्धन ने कहा है ये, और अन्य आचार्यों ने कि स्फोट जो है ना शब्द बोध है और निमित्त, ठीक है, शब्द बोध का निमित्त है, और जो ध्वनि है ना वही अर्थ ज्ञान है। मैं बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करके। अनित्य शब्द के नष्ट होने के बाद ही स्फोट के रूप में उसका नित्य रूप विद्यमान रहता है, और ध्वनि शब्द का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से प्रेरित है। अब मैं बताता हूँ, देखो ये कोई घंटा है, ठीक है ना, और उस घंटे के अंदर जब अपन टोकरे को बजाते हैं, ठीक है ना, टन टन से बजाते हैं इसमें से, तो ये जो घंटा है ना ये तो हो जाएगा अपना अभिधा, और जो से इसमें जो बजाना वो है लक्षणा। लेकिन टर्न से बजने के बाद वो तो 1 सेकंड के लिए बजाया, लेकिन उसकी जो गूंज है वो काफी देर तक बनी रही, वही व्यंजना है और वही वास्तव में ध्वनि है। तो ये यही कह रहे हैं कि शब्द बोध का निमित्त मात्र, ये जो टन से जो आवाज आए ना ये तो शब्द बोध का निमित्त मात्र है। ध्वनि को अर्थ का ज्ञान का है, लेकिन जो बाद में ध्वनि जो हमारे दिमाग में बनी रही ना वही वास्तविक अर्थ है। आपने रचना पढ़ी, केवल कुछ भी मान लो रचना, जैसे कि मान लो कि कठिन कवनो सो काज कठिन जगमाई, कहो तात तुमसे न हो पाई, ठीक है, या तुमसे जो नहीं हो पाता है, तो ये पंक्तियां कवन सो काज कठिन जगमाही, तो शब्द है मात्र है ये, ठीक है ना। तो ये स्फोट मात्र है, शब्द मात्र है ये, लेकिन जब उसका अर्थ हम जाते हैं डिटेल में तो वो हमारे जहन में बस जाता है, ठीक है ना। वही यहाँ पर ये कहना चाहता है। और ध्वनि को शब्द का आभ्यंतर पक्ष तथा स्फोट को उसका बाह्य पक्ष माना गया है, ये गलत है, क्योंकि ध्वनि को शब्द का आभ्यंतर पक्ष नहीं होता, स्फोट और उसका बाह्य पक्ष नहीं माना गया, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है ना। स्पोर्ट जो है उसका आंतरिक पक्ष है स्पोर्ट, ठीक है, उसको देख नहीं सकते हैं अपन, ठीक है ना। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं, ये यमक अलंकार का उदाहरण है, बहुत फेमस पंक्तियां हैं ये, तो यमक अलंकार हो जाएगा इसका। तो
पुरातनता का ये निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। निर्मोक मतलब कैंचुली, कैंचुली यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पुरातनता का ये निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। गदल ने भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेले न रह सकी उसी की। ठीक है ना। गदल में इस कहानी में जो से अभिप्रेत है, जब गदल का जो देवर है डोडी, उसके मरने के बाद गदल पूरी तरह टूट जाती है। उसको कहीं ना कहीं उसके पति के मरने के बाद जो सहारा सहारा था वो डोडी का था। तो डोडी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 3। इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के संबंध में जो गलत सिद्धांत है, जो इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत है उस पर जो गलत कथन है वो हमको बताना है। कि कविता का पहला स्वर होता है जब कवि या तो स्वयं को संबोधित करता है या फिर किसी को नहीं। सही बात है। निर्व्यक्तिकता की सिद्धि सबसे अधिक कविता के तीसरे स्वर नाट्य स्वर में होती है। ये भी सही बात है। कविता के दूसरे स्वर में कवि श्रोताओं को अभिव्यक्त करता है। ये खुद, ये श्रोता, और ये तीसरे स्वर में नाटक को, तीसरे नंबर पे नाटक आता है। कविता के तीसरे स्वर में कवि स्वयं उपस्थित रहता है लेकिन श्रोताओं को संबोधित नहीं करता है। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। इसलिए क्योंकि वो पहले स्वर में उपस्थित रहता है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उनकी समझौते की इच्छा थी मगर उन्होंने समझौता नहीं किया। फल को खूब पका हुआ होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। फल को खूब नहीं, फल को पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि या तो फल कच्चा होगा या पका हुआ होगा, बीच की स्थिति नहीं होती है। हमारे नाक में दम आ गया, गलत हो जाएगा। हमारे नाक में दम कर दिया। वो ऐसे आदमी के पाले पड़ा था। ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। उनकी समझौते की इच्छा थी। समवर्ती वक्रता निकटतम किस अर्थ में अभिव्यक्त हुआ है? देखो, समवर्ती वक्रता का सर्वाधिक निकटतम अर्थ क्या होता है? देखो, ये होता है एक प्रकार से जब कोई सर्वनाम होता है ना, उसके स्थान पर कोई गोपन, उसका गोपन करके किसी अन्य विचित्र पद के द्वारा उसको बताना। समवर्ती वक्रता मतलब होता है समान प्रकार की प्रवृत्ति के शब्दों के द्वारा, ठीक है ना, मतलब स्थिति को क्लियर करना। इसलिए चौथा विकल्प सही होगा कि वैचित्र्य प्रतिपादन की इच्छा से सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु का गोपन करना। ठीक है, सर्वनाम आदि के द्वारा, यानी कि वैचित्र्य प्रतिपादन के, कि विचित्रता प्रकट हो। ठीक है ना। ये यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है, 1000 बार, बहुत बार पूछा गया है समवर्ती वक्रता, और इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, आगे ही पूछा जाएगा ये, इसलिए इसका चौथा उत्तर ही सही माना जाएगा। संधि से निर्मित गलत शब्द कौन सा है? स्व प्लस ईर, ये गलत हो जाएगा, स्वेर होगा ये, स्वेर। ठीक है ना। बाकी तद्रूप सही है, आच्छादन सही है, किंवा सही है। सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस उमंग बाल विधि अंग, तन मत चिव चौहान पर बरस्यो सुरत रंग। पद्मावत के मन में प्रेम का कारण क्या था? क्योंकि उसने पहले कथा सुन ली थी, किसके मुंह से? तोते के मन में, तोते के कहने से। तो उसके मन में पूर्व राग, यानी कि पहले से ही बिना देखे ही प्रेम उत्पन्न हो गया। 110वां प्रश्न है, नेणजू देखो नाथ मेरो ध्याय करूँ आदेश। आदेश, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आदेश करो मुझे, है ना, कि नेणजू देखो नाथ मेरो ध्याय करूँ आदेश, अर्थात मैं जो है आपसे क्या करती हूँ, जो यहाँ पे अब लोग सोचेंगे कि विनती करूंगी, निर्देश, लेकिन जो वास्तविक पुस्तक है ना वो सिलेबस में लगी हुई थी। उस सिलेबस के अनुसार, पुस्तक के अनुसार जो सही उत्तर है ना, पुस्तक में दिया हुआ है, वो अभिवादन है, कि मैं आपका अभिवादन करना चाहती हूँ। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में जो गलत विकल्प है वो बताना है। पुरुष 1 महेंद्र नाथ है पति, पुरुष 3 जगमोहन है, पुरुष 4 जुनेजा है, पुरुष 2 मनोज नहीं है। ठीक है ना। पुरुष 2 जो है वो मनोज नहीं है, पुरुष 2 गलत हो जाएगा यहाँ पे। पुरुष 2 है यहाँ पे सिंघानिया। ठीक है ना। पुरुष 2 है सिंघानिया। ठीक है, मनोज नहीं है। सोठा छंद की विशेषता नहीं है। विषम चरण में 11 मात्रा होती है, 11 और ये 13, फिर 11 और 13, 4 चरण होते हैं। पहला चरण, तीसरा चरण विषम होता है, अतः विषम चरण में 11 मात्रा। 4 चरण होते हैं, ये 4 चरण रहे। सम चरण में 13 मात्रा होती है, ये दूसरा, ये चौथा, ये सम चरण है, ये भी सम चरण है। सम चरण में 13 मात्रा। सम चरणों के तुक मिलती है, ये सम चरण है, इन दोनों में तुक नहीं मिलती है। सोठा छंद में बीच में तुक मिलती है, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, ये यहाँ पे तुक मिलती है। ये सोरठे की सबसे बड़ी विशेषता है, इंपोर्टेंट विशेषता है ये। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागती है ज्यो ज्यो निहारी है। इस पद के संदर्भ में क्या गलत है? देखो, इसमें गलत ये है कि सौंदर्य की अद्वितीय रीति का वर्णन, ये तो सही है कि देखो रावरे रूप की, रावरे मतलब आपके रूप की, तो मैं क्या ही बखान करूं, जब भी देखता हूँ नया नया लगता है मुझे तो। अर्थात नेत्रों की विलक्षण प्रवृत्ति का वर्णन भी मिलता है यहाँ पर,
और प्राण न्यौछावर करने का वर्णन भी मिलता है। उपालंब कहीं पर भी इन पंक्तियों में नहीं है। उपालंब मतलब उपेक्षा करना, बुराई करना, मान करना, रूठ जाना, ये नहीं है यहाँ पे। महाभोज के अनुसार दास साहब के व्यक्तित्व के बारे में जो उपन्यास पे दिया हुआ है 1907 में 79 में मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया, तो उसमें जो सादगीपूर्ण जीवन का दिया हुआ है, गठी हुई देह, ये एक एक शब्द लिखा हुआ है उसमें कि गठी हुई देह है, गरिमामय व्यक्तित्व है, संयमित जीवन और विदेशी जीवन पद्धति से लगाव नहीं है भाई साहब, पूरे शुद्ध देसी हैं एकदम बिल्कुल, है ना। वैसे भी किसी भी राजनीति से जुड़े हुए आदमी को आपने देखा क्या कि वो विदेशों की तरह रहते हैं, कितने सभ्य तरीके से रहते हैं हमारे सामने वो। 115वां प्रश्न है, लेकिन स्वार्थ कभी कभी आदमी को ऐसी अविवेकी बात करने के लिए उकसाता है। महाभोज महाभोज में दास साहब का ये कथन किसके संबंध में है? सुकुल बाबू के संदर्भ में। ठीक है ना। महाभोज में दास साहब ने ये किसके संदर्भ में कहा है? सुकुल बाबू के लिए कहा है कि कामायनी को जीवन की पुनर्रचना किसने कहा है? जिसने कामायनी कामायनिक पुनर्विचार नाम से पुस्तक किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने। तो मुक्तिबोध ने ये कहा है। ठीक है, कामायनी को जीवन की पुनर्रचना कहा है मुक्तिबोध ने। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है कथानक है। वैसे त्रासदी के 6 अंग होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया दृश्य, विचार, चरित्र, कथानक, एक पात्र जोड़ दो और एक गीत जोड़ दो, एक हो जाएगा अपना। उत्तर आधुनिकता विचारकों में विश्वग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज की जो संज्ञा दी है ना, वो दी है मार्शल मैक्लूहान ने। इंपॉर्टेंट है थोड़ा यार, ये पूछा गया था पहले भी ये बहुत बार। मार्शल मैक्लूहान। नागमती वियोगखंड के अनुसार किस महीने में वीर बहुटियों की विरहणी रक्त के आंसू उपमा दी गई है? मैंने कही गई थी कि वीर बहुटिया जो है ना, एक प्रकार से कहाँ उगती है? ये वन में उगती है। वन मतलब सावन। ठीक है ना। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको जब मैं पढ़ा रहा था नागमती वियोगखंड, क्योंकि पता था हमको कि ये पूछा जा सकता है कि किस महीने में क्या वर्णन किया गया है, इसलिए हमने ये तैयारी की थी। 120वां प्रश्न है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। आसान प्रश्न है। जामवन जी कहते हैं ये बात कि तुम एक प्रकार से समर छोड़ दो जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। आसान पंक्तियां हैं। जामवन जी कहते हैं श्री राम की शक्ति द्वारा कौन प्रेरित कर रहा है? जामवन जी। मैं इसी रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। सलाम कहानी में ये कथन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की दी हुई कहानी है, हरीश का कथन है ये। ठीक है ना, कि आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश है ये। हरीश जो है निम्न वर्ग का जो दोस्त होता है, हरीश का दोस्त होता है कमल। ठीक है ना, जो उच्च वर्ग का होता है, लेकिन हरीश जो है निम्न वर्ण का होता है। रोज कहानी के संदर्भ में गलत बताना है कि क्या गलत है? आत्मकथा शैली सही है। मालती के जीवंत उद्दाम अतीत का चित्रण है। मालती की मानसिकता एक रस्ता वो टूटन के भी व्यक्ति है। नाटकीय आरोह अवरोह युक्त, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाटकीय आरोह अवरोह नहीं है, तो एक सपाट इसमें चलती रहती है कहानी, एक है ना। आरोह अवरोह नहीं है कि ये छोटा वाक्य बड़ा वाक्य, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक लय में चलती रहती है कहानी। 123वां प्रश्न है कि अस्मिता की खोज की व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। तो अस्मिता की खोज जब भी आ जाए नामवर सिंह उत्तर होता है इसका। तो 3 विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अपना। त्रासदी संबंधित अरस्तु की मान्यताओं के विरुद्ध कथन कौन सा है? कि त्रासदी के कार्य व्यापार वर्णय होते हैं, अभिनय नहीं, यही गलत हो जाएगा। त्रासदी एक ऐसी चीज है जिसको आप सिर्फ दृश्य करके, नाटक करके, टीवी के माध्यम से ही दिखा सकते हो, वर्णन नहीं कर सकते। मुंह से बोलकर आप शोले की कथा को बताओगे तो शोले की कहानी जो है मर जाएगी। शोले फिल्म को सिर्फ देखना ही पड़ेगा तभी आपको मजा देगी, यानी कि अभिनय करके दिखाया जा सकता है। ये त्रासदी के बारे में बताया है। ठीक है ना, इसलिए पहला ही गलत हो जाएगा, उल्टा बता दिया है यहाँ पे कि त्रासदी के कार्य व्यापार वर्ण्य होते हैं, नहीं, वर्ण्य नहीं होते, अभिनीत होते हैं, अभिनय करना पड़ता है। बाकी ये सही है कि त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। ये कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। त्रासदी की भाषा, लय, सामंजस्य और गीत आदि से समन्वित होती है। 125वां शब्द है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने कौन सा शब्द शुद्ध प्रयुक्त नहीं किया है? देखो, उन्होंने जब कह दिया कि पंचम वर्ण को अब ऊपर जो है डॉट लगा के लिखा जाएगा ऊपर, तो जब ये संबोधन यहाँ सही लिखा हुआ है, जन्म लिखा हुआ है, सम्मान लिखा हुआ है, तो कंटक जो है ऐसे लिखा जाना चाहिए था। ये कहते हैं कि कंटक ऐसे अब गलत है। ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भट्ट लोलट के अनुसार रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में, भट्ट लोलट की बात कर रहा है ये,
स्थायी भाव का विभाव के साथ संबंध क्या होता है? देखो भट्ट लोलट की बात आएगी तो उत्पाद्य उत्पादक आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अनुमाप्य अनुमापक आता जब बात करते हैं ये शंकुओं की, ठीक है ना। भट्ट लोलट के अनुसार रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में स्थायी भाव का विभाव के साथ जो संबंध होता है उसे हम उत्पाद्य उत्पादक संबंध के नाम से जानते हैं। अनुमाप्य अनुमापक मानते हैं शंकुक और व्यंग्य और व्यंजक मानते हैं अभिनवगुप्त, ठीक है ना। कि उत्पाद्य जो होता है, ठीक है ना, एक उत्पाद्य होता है और एक उत्पादक होता है यहाँ पे। प्रकृति मानो यहाँ नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गुंथती चली गई है। सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ये स्थान कौन सा है? शूलपान की झाड़ी, ठीक है ना। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी ओसर गारती। घन आनंद का कौन सा अर्थ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया था और वो भी ऑफिशियल जो बुक है ना उसे पढ़ाया था, क्योंकि ऑफिशियल बुक में जो अर्थ दे रखा होता है ना वहीं से ये अर्थ ग्रहण करते हैं कि घन आनंद का अर्थ कौन सा नहीं है। तो देखो कवि का नाम तो है ही सही। तो घन आनंद आंसू नहीं, यानी कि घने आनंद जो है ना, तो घने आनंद वाले जो आंसू जैसे मेरे आ जाते हैं, तो पहले इसका अर्थ समझो आप कि जो भाव तो बहु तो जो कहूँ भाव तो दिठी परे, घन आनंद आंसू ने अवसर गारते। कि जो कभी किसी भाव से दृष्टि दृष्टि पड़ भी जाती है किसकी है? मेरी, तुम पर, तो घन आनंद आंसू ने, तो घने आनंद के कारण जो आंसू आ जाते हैं, अवसर गारती, तो वो आंसू के कारण मेरी आंखें धुंधली हो जाती है और वो तुम्हें देखने का अवसर भी मैं खो देती हूँ। तो ये भी सही है, ठीक है ना। कवि का नाम भी है। और आनंद के बादल, अर्थात कि जैसे ही मैं तुम्हें देखने के प्रयास करती हूँ, आनंद के बादल यानी कि एक प्रकार से कहते हैं ना आनंदपूर्ण वर्षा होने लग जाती है। आनंदपूर्ण वर्षा होने के कारण वो दृश्य धुंधला हो जाता है, कुछ देख नहीं पाती हूँ। तो चौथा भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये तो अर्थ है, जो अर्थ नहीं है वो है आनंदपूर्ण दृष्टि। क्या आनंदपूर्ण दृष्टि की वजह से कुछ नहीं होता? आनंद तो उसी अंदर की चीज है, खुशी तो होती है, पर आनंदपूर्ण दृष्टि की वजह से अवसर नहीं खो जाता है, मतलब वो देखने का अवसर नहीं गंवा पाती है, आनंदपूर्ण दृष्टि की वजह से नहीं, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा अपना, मतलब यही सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे असंगति छांटना था। 130 29वां प्रश्न है, इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में ये पंक्तियां विश्व प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, शुक्ल जी की है, हजार बार एग्जाम में पूछी गई है ये, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में भी मैंने आपको पढ़ाई है ये। और जब भी उसने कहा था कहानी पढ़ते हैं उसकी शुरुआत में ये पंक्तियां दी हुई होती है ज़्यादातर, ठीक है ना। जब हम देखते हैं 1817 में लिखा गया ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया, कृति के रचनाकार कौन है? कोलरिज की रचना है ये, सैमुअल टेलर कोलरिज, ठीक है, याद रखना। 131वां प्रश्न है कि क्रिया के भेद और उसके उदाहरण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? जो सुमेलित है यानी कि जो सही विकल्प है वो छांटना है अपन को, असंगत नहीं। तो देखो उसने बच्चे को ललचाया, ठीक है ना। तो देखो ललचाया यहाँ पे ये तू कर्मक नहीं हो जाएगी ये, ठीक है ना। द्यू कर्मक तो वो होता है कि वो, जैसे कि मैं क्या, चलो इसका उदाहरण मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा मन ललचाया, ये अकर्मक है, बिल्कुल ये अकर्मक क्रिया है जो भी है ना। वो खेल रहा है ये भी अकर्मक है, पर ये सकर्मक दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। नौकर पानी भरवाता है, ठीक है ना, तो ये वैसे हो जाता, प्रेरणार्थक तब होती। अपभ्रंश से हिंदी का व्युत्पत्तिपरक संबंध नहीं है। अपभ्रंश का से हिंदी का व्युत्पत्तिपरक संबंध नहीं है, किस अपभ्रंश से? देखो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो शोर से अपभ्रंश से भी हुई है, हिंदी की भाषाओं की बोलियों की, मागधी से भी हुई है, अर्धमागधी से भी हुई है, लेकिन कई जो अपभ्रंश है उससे व्युत्पत्ति नहीं हुई है, ठीक है ना। जैसे मागधी से निकली है ना अवधि, ठीक है ना, मतलब मागधी से निकली है मगही, भोजपुरी, बिहारी टाइप से लैंग्वेज। अर्धमागधी से निकली है अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये याद रखना आप। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के द्वारा निम्नलिखित में से किन मनोविकारों का उद्वेग, ठीक है, उद्वेग करके उनका उचित विरेचन किया जाता है? करुणा और त्रास जैसे मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। करुणा और त्रास जो अपने मन में फिट रहते हैं उनका उचित तरीके से विरेचन किया जाता है, उनको बाहर नहीं निकाला जाता, संतुलन बनाया जाता है। आचार्य मम्मट के द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों में से किस लक्षण को वैकल्पिक माना जाता है? मम्मट कहते हैं कि शब्द और अर्थ हो, और वो भी अर्थ जो है ना सार्थक हो, उसमें अर्थ निकलता हो, दोष रहित हो, उसमें गुण भी होना चाहिए, और अलंकार सहित, अर्थात अलंकार न भी हो, वैकल्पिक अर्थात अलंकार न भी हो तो भी चलेगा,
क्योंकि मम्मट जो है वो अलंकारवादी आचार्य नहीं है। मम्मट जो है रस और ध्वनि को महत्व देने वाले आचार्य हैं, रस ध्वनि परक आचार्य है वो, ठीक है। और एक ही कहना पड़े तो रस परक आचार्य है। तो अलंकार सहित ये हो जाएगा वैकल्पिक। 135वां प्रश्न है कि धिक्कार है इस जीवन को, कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। श्री राम की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है यहाँ पे? हताश, निराश, अर्थात हताशा, ठीक है ना। 136वां प्रश्न है कि कोलरिज ने कल्पना को अनिर्वचनीय एवं जादुई शक्ति कहा है क्योंकि वो सर्वथा विरोधी धर्मों में भी समन्वय और संगति ला देती है। जब मैंने कोलरिज का सिद्धांत पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि मस्तिष्क और हृदय का समन्वय करती है, अच्छे और बुरे का समन्वय करती है, वो कल्पना का और रियलिटी का समन्वय करती है, वो सभी विरोधी धर्मों का समन्वय करके संगति ला देती है। कौन? जादुई शक्ति कल्पना, ठीक है। निर्माण और संगठन करती है, ये कल्पना तो करती है पर ये जादुई शक्ति इसलिए नहीं कहा, कल्पना का काम तो ये भी है पर वो मुख्य कल्पना का काम है। 137वां प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में भावों को प्रतीति योग्य बनाने का वाले कार्य को क्या कहते हैं? देखो आपके मन के जो भी भाव है उनको वो प्रतीत हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा मुझे? जब तक आप कोई चेष्टा नहीं करोगे, और वो चेष्टा अनुभव कहलाते हैं, ठीक है ना। हमारे चेहरे के जो विभाव के उत्पन्न होने के बाद जो हमारे चेहरे की जो कोई भी प्रकार के होते हैं ना, या तो हम चेहरे से कुछ करके बताए, बोल के बताए, या लिख के बताए, या हाथों से बताए, वो अनुभव कहलाते हैं। कव्य कर्मम, काव्य कवि के द्वारा किया गया कार्य ही क्या है? काव्य है। ये कुंतक ने कहा है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये कुंतक ने कहा है। क्रिया विशेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद है, इंपोर्टेंट, सही है। दो क्रिया विशेषणों के मेल से रूढ़ क्रिया विशेषण बनते हैं, ये गलत हो जाएगा। संख्या और विशेषण के मेल से भी क्रिया विशेषण बनाए जाते हैं, और संख्या की द्विरेक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण बनाए जा सकते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा विकल्प यहाँ हो जाएगा सही, क्योंकि यह कथन सही नहीं है। 140वां क्वेश्चन है कि कोलरिज के अनुसार दृश्य जगत का स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान कराने वाली शक्ति कौन सी है? देखो, दृश्य जगत का स्पष्ट और व्यवस्थित, तो ये मुख्य कल्पना होगी। मैंने कहा था ना गौण कल्पना, तो वो है जो ऐच्छिक होती है, ठीक है, एक तो, और विघटन का काम करती है, संगठन और विघटन का काम करती है। कोई महान कार्य कर रहा हो तो वो फिर गौण कल्पना के द्वारा होता है, लेकिन जो वास्तव में हो रहा है व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से, वो तो मुख्य कल्पना ही ये काम करती है। 141वां प्रश्न है कि अरस्तु के अनुकरण संबंधित मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि अरस्तु के अनुकरण के संदर्भ में जो गलत है। तो चौथा ऑप्शन देखो कि कलाकृति में जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का ही अनुकरण होता है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कलाकृति में जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का नहीं बल्कि सामान्य पक्ष का अनुकरण होता है, सामान्य पक्ष का, ठीक है ना। बाकी कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है। यह पुनरुत्पादन वस्तु के मौलिक रूप का नहीं उसके प्रतीयमान रूप का होता है, और कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया। कि नैन चूहे जिस महावट नीरू, ऐसा लग रहा है जैसे माँ की झड़ी लग गई हो, इस प्रकार से मेरे नैन जो है टप टप करके आंसू बहा रहे हैं। तो महावट नीरू मतलब माँ की झड़ी, अतः यहाँ पे माघ के महीने की बात हो रही है, ठीक है ना। ये सब पढ़ाया हुआ है। हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है, अर्थात कौन सा ऐसा विकल्प है जहाँ पे वो बोलियां बोली जाती है? तो भोजपुरी जो बोली है वो गोरखपुर, देवरिया और बलिया में बोली जाती है। चौथा सही है यहाँ पे, ठीक है। 144वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का दोष कौन सा है? यहाँ पे एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह है, ठीक है ना, ये सही बात है। ये ए और ये य, ठीक है ना। अब ये देखो, इसको भी य बोलते हैं, इसको भी य बोलते हैं, तो ये एक प्रकार से दोष ही है ना, एक प्रकार से, इसलिए दोष है ये। एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह है। 145वां है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्तनी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है ना। देखो, इन्होंने गृहीत स्वर्ण अंग्रेजी के लिए आ लिपि चिन्ह का स्वीकार किया है। कैसे? बॉस, कॉलेज, तो इन्होंने ये ओ यूज किया है ना, तो ये तो सही बात है, ये संगत है। इन्होंने अनुनासिकता चिन्ह के स्थान पर केवल चिन्ह को स्वीकार किया गया। अब ये कहते हैं कि यार चांद को ऐसे लिखने की जगह सिर्फ ऐसे लिखो चल जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी सही बात है। हिंदी में आगत अरबी फारसी शब्दों में नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि
जमीन, ठीक है ना, इस प्रकार से ये भी सही है। इसमें अह विसर्ग को स्वीकृति मिली है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अह विसर्ग को स्वीकृति मिली है, वैज्ञानिक स्वीकृत मानक हिंदी वर्तमान के अनुसार। तो यार अह विसर्ग को तो स्वीकृति तो मिली है, अह विसर्ग तो रूप में तो यूज किया जाता ही है जनरली यहाँ पे, ठीक है ना। जिसे हम विसर्ग, इसको अयोगवाह के रूप में स्वीकृति मिली है वो बात अलग है। हम अंग को और अह को जो है वियोगवाह कहते हैं। ये आंसर की ने जो चौथा विकल्प सही माना है वैसे तो इसमें, ठीक है ना। बाकी तो इसमें पे गलत क्या होना चाहिए, अगर मान लो इसमें कोई असंगत है 145 में, तो एक बार इस 145 वाले प्रश्न को अपन थोड़ा होल्ड करते हैं। इसका जो ऑफिशियल आंसर माना है वो 4 है वैसे तो, ठीक है ना। 146वां प्रश्न देखो कि काव्य सर्जना विषयक प्लेटो के मान्यता के विरुद्ध कथन कौन से है। यानी प्लेटो कौन सी बात नहीं स्वीकार करता है काव्य सर्जन के संबंध में। काव्य सर्जन के लिए कवि का सचेत और कलात्मक प्रयास आवश्यक है, ये गलत है। प्लेटो कहते हैं काव्य सर्जन के लिए कवि प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो तो दैवीय शक्ति की प्रेरणा से ही काव्य जो है उत्पन्न होता है। उसके लिए कवि को सचेत और कलात्मक प्रयास करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दूसरा ऑप्शन देखो, कवि की विधा का निर्धारण भी काव्य देवी की प्रेरणा से होता है, सही बात है, ये सही है। ईश्वरीय प्रेरणा के बिना काव्य सर्जना संभव नहीं, ये भी सही है। और काव्य सर्जना के दौरान कवि आत्मविस्मृत रहता है, ये भी सही है। तो पहला गलत हो जाएगा कि कलात्मक प्रयास आवश्यक है, जरूरत नहीं है ना, जब ईश्वर की मर्जी होगी ऑटोमेटिक कविता आ जाएगी। 147वां प्रश्न है कि कौन सा कथन क्रोचे के अभिव्यंजनावाद विषयक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है कि प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला नहीं है। जबकि वो मानते हैं क्रोचे कि प्रत्येक अंतःप्रज्ञा यानी कि जो दिमाग में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु क्या है, कला है, ठीक है ना। और ये किसी प्रकार से नैतिक अनैतिक नहीं होती है और इनका विखंडन नहीं किया जा सकता है, अर्थात वो अखंड होती है, ठीक है ना, अखंड होती है यानी कि उसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कला रूप में है, वस्तु में नहीं, ये भी सही बात है, ठीक है ना। जो आपके दिमाग में आया ना ये रूप है, और ये बनकर चीज बाहर आई है ना ये वस्तु है। तो कला जो है ना वस्तु में नहीं मानते क्रोचे, रूप में मानते हैं। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, अर्थात जो आपके दिमाग में आया है और जो आपने अभिव्यक्त करना चाहते हो ये दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति अलग है, अभिव्यक्ति जो बाहर निकल जाती है ना मुंह से, जो चीज अपन ने बोल दिया जो बनकर आ गई वो अभिव्यक्ति है। लेकिन जो दिमाग में पैदा हुई है ना चीज, वो अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना वो अभेद है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्लास सृष्टि केवल आंतरिक है, ये भी सही बात है, ठीक है। सारा रोना तो इसका ये है ना कि क्रोचे आंतरिक ही मानते हैं। कवि अपनी अनुभूति का साधारणीकरण मानता है, ये जाहिर सी बात है। साधारणीकरण के संदर्भ में नगेंद्र का मत यही है कि कवि अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करता है, ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। अर्थात यहाँ पर उक्त पंक्तियों में काव्य नायक का भाव क्या है, स्वयं को धिक्कार रहा है, स्वयं के प्रति भर्त्सना का भाव है, यहाँ पे आत्म भर्त्सना का भाव। 150वां प्रश्न है, पेपर 1 था ये, ठीक है। संस्कृत विभाग में जो हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति के निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से गलत विकल्प छांटना है, असंगत विकल्प छांटना है। कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का ये एकांत, सही कथन नहीं है, उल्टा दे देते हैं इसकी जगह बहुत बार। इसलिए याद रखना कि श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है वो विस्तार है, लेकिन प्रेम में एकांत चाहिए। श्रद्धा जागरण है, प्रेम स्वप्न है, ये भी सही बात है। श्रद्धा में कर्म प्रधान होता है और प्रेम में व्यक्ति, ये भी सही कथन है। और श्रद्धा में 2 पक्ष होते हैं, प्रेम में 3, ये गलत है। क्योंकि श्रद्धा में 2 पक्ष नहीं होते, श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं, ठीक है ना। और प्रेम में 2, एक लड़का और एक लड़की दोनों में प्रेम हो गया, खत्म बात, इसलिए यहाँ पे 2 है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा में कैसे, जैसे कि ये मनुष्य है और ये सर है और ये कोई दोस्त है, तो इस दोस्त ने कहा कि मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तब जाके इस आदमी का भी इसमें मन लग गया, इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। अतः यहाँ पे 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, श्रद्धा में, इसलिए 2 पक्ष होते हैं, ये गलत दिया रखा है यहाँ पे। श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं और प्रेम में 2 पक्ष होते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पे सही होगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में पेपर 2 के साथ। धन्यवाद।